और भूगोल समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि कहाँ जाना है, कितना जाना है और जब ज़रूरत हो, तो कहाँ से भागना है और कितना भागना है। जो बोलते हैं ये कि बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे कॉमन एनिमी है यहूदी। तो ईरान सर पे कफन बांध के निकला है। उसे अपनी सत्ता, अपनी राजधानी, अपनी इस्लामिक क्रांति को बचाना है। अमेरिका के झंडे आपको उनके कपड़ों से लेकर उनके घरों पे नज़र आते हैं। ऐसे इज़राइल में नज़र आते हैं। इंडिया में इतने नज़र नहीं आएँगे क्योंकि आर्टिफ़िशियल स्टेट नहीं है। तो जो आर्टिफ़िशियल बनाया जाएगा उन्हें बोलना पड़ेगा कि जी हम एक देश हैं, हम एक मुल्क है, हम राष्ट्रीयता है। और जो राष्ट्रीयता है उन्हें बोलने की, जताने की ज़रूरत नहीं रहती। क्लस्टर ऑफ मिसाइल या पार्ट्स ऑफ मिसाइल भी टूट-टूट के गिर रहे हैं एंड देन यू आर वियरिंग अ हेलमेट। या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी पेनफुल है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा होता है कि आपके हाथ को काट के ले जाएँगे। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर बाउंड्री, ओनली कॉन्फ्लिक्ट एरिया इज देयर आर टू, पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन मक्का और मदीना दोनों सऊदी के पास है, तो उन्हें लगता है कि शिया कम है, सुन्नी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा पावरफुल होऊँगा। जनता को लगता है कि अमेरिका के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो बीइंग ए मुस्लिम मैं उनके साथ हूँ। इतने सारे वॉर जोन जो आपने देखे, सबसे उग्रवादी क्षेत्र कहाँ लगा? भारत, और भारत में भी कश्मीर में कि धूल पूछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, जी। मत ठंडे संकल्पों को आंसुओं में तू बहा। तुझसे हो यदि अग्नि स्नान का प्रलय महोत्सव, तभी मरण के स्वाति गीत जीवन गाएगा। तो वो जो महात्मा गांधी कहते हैं ना, आई फॉर आई कैन मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इसलिए युद्ध शुद्ध नहीं करता, युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप में बड़ी समस्या है और शांति के लिए संधि जरूरी है, संग्राम नहीं। 12 बरस कुक्कड़ जीवे, 13 बरस जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। ये पंक्तियां जो याग्निक के द्वारा कही गई हैं, सिर्फ वीरता की बात नहीं करती, ये एक ऐसी सोच को डिफाइन करती हैं जहां डर के लिए जगह ही नहीं है। जिंदगी का दायरा लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए, और इस पर ही बिलीव करते हैं आज के हमारे गेस्ट। वॉर जोन में सच दिखाना कभी कभी सोल्जर के खतरे से कम नहीं होता। आज हमारे साथ हैं राहुल डबास, न्यूज़ नेशन के वॉर जोन रिपोर्टर, जिन्होंने रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्तीन और सियाचिन जैसे एक्सट्रीम जोन्स से रिपोर्टिंग की है, और आज वो लाइव इजराइल ईरान के एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट को भी कवर कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी है। इनका काम सिर्फ न्यूज़ अपडेट्स देना नहीं, बल्कि वो सच को सामने लाना है जो अक्सर नैरेटिव्स के बीच छुप जाता है। आज का एपिसोड सच और रियलिटी के बीच की लड़ाई है, जो हेडलाइन से कहीं गुना आगे है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेट्स वेलकम राहुल डबास एंड डीप डाइव इन विथ हिम फॉर डीप कन्वर्सेशन। ठीक है, वेलकम सर ऑन दिस ब्रीशा संवाद शो। और जैसा अभी माहौल चल रहा है, जितना वॉर जोन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम, प्रीशियस टाइम टू अस, बिकॉज आई नो एंड आई रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना मुश्किल है इस समय पे थोड़ा भी समय निकाल पाना। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वेलकम यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे लगता है नेचुरली भी अभी यही पूछना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग इवन दिस कन्वर्सेशन, कि इतना वॉर जोन, इतना कॉन्फ्लिक्ट एरिया, कैसे हैं आप? उस बीच आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ इज योर डे गोइंग एंड कैसा लग रहा है आपको अभी? देखिए, कैसे हैं ये सब कुछ निर्भर करता है युद्ध की स्थिति पे, और क्या कर रही हैं ये भी युद्ध की स्थिति पे। कि कई बार ऐसा होता है कि रात को आप सो नहीं पाते, और ना सिर्फ हम, क्योंकि अगर 1 करोड़ की आबादी की बात करें इसराइल की, और उसके साथ 9 करोड़ की आबादी को आप जोड़ लीजिए पर्शिया यानी ईरान की, तो ये 10 करोड़ के आसपास की ऐसी आबादी है जो बिल्कुल ही नहीं सो पाती। और इसके आसपास के 10 करोड़ की आबादी, जिसमें आप दुबई को जोड़ लीजिए, उसके अलावा कतर को, ओमान को, सऊदी अरेबिया को, यानी पूरा समूचा पश्चिम एशिया, क्योंकि आप इस वक्त पोलैंड में है तो आप इसे मिडल ईस्ट कह सकते हैं, लेकिन भारत के नजरिए से पश्चिम एशिया है। तो वो पूरी एक बड़ी आबादी 20 करोड़ के आसपास की है, जिन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा। और ये बहुत दहशत भरी स्थिति है। जो मीडिया में आ रहा है वो है कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, परमाणु युद्ध ना हो जाए, लेकिन उससे भयानक स्थिति ये होगी कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां हमला ना हो जाए। क्योंकि एक बार आप बिना तेल के आप रह सकते हैं, लेकिन अगर बिना पानी के कोई 72 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। और ये वो ऐसा इलाका है जहां मैं मौजूद हूँ इसराइल में, 80%, कई देशों में 85, 90, 95% तक जो पानी है वो खारे पानी को ट्रीट करके ही स्वच्छ बनाया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, और वहां अटैक हुआ तो यकीन मानिए कि ये सबसे बड़ी इस सदी की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकती है, मानवीय संकट हो सकता है।
जी। और ऐसे समीकरण बन रहे हैं आगे कि वहाँ अटैक हो सकता है। निश्चित तौर से बन रहे हैं क्योंकि ईरान ने कहा है कि जैसा आप करेंगे उसका उसी लिहाज से ही पलटवार मिलेगा। यानी जो एक्शन और रिएक्शन की अगर बात करें तो वो स्थिति नजर आती है। अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता है, अगर उनकी एनर्जी सप्लाई पे अटैक होता है, तो ये हो सकता है कि सीधा अटैक जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां ना किया जाए, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए कहीं गैस चाहिए, कहीं तेल चाहिए, और वो अगर अवरुद्ध हो गया तो यकीन मानिए कि वो पानी के जो सफाई का पूरा प्रोसेस है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, तो वो अटक सकता है। उसकी वजह से एक बड़ी क्राइसिस पैदा हो सकती है, और वो शायद न्यूक्लियर बम से, परमाणु बम से बड़ी होगी। परमाणु बम एक इलाके तक जाएगा, रेडिएशन एक इलाके तक होगा, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी आबादी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। देखिए, हम इस बात को अंडरमाइन कर जाते हैं, रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। फैंटेसी में न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर ज़ोन की बात करते हैं, बट ये कितना ग्राउंड प्रॉब्लम है जो एक क्षेत्र पूरा महसूस कर सकता है अगर चीज़ें एस्केलेट हो गई तो। बट हम ईरान, इज़राइल और यूएस ये तीनों का कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली कंसीडरिंग पूरा मिडल ईस्ट का जो समीकरण है उस पर तो आएँगे ही थोड़ी देर में। बट उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने कैसे चूज़ किया कि आपको वॉर क्राइम जर्नलिज़्म में जाना है? या यही स्ट्रीम चूज़ की थी या फिर यू स्टार्टेड विद जर्नलिज्म एंड देन यू समवेयर थॉट कि नहीं यार मैं वॉर क्राइम रिपोर्टर बनूँगा? कैसे कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? देखिए, जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी वो तो जर्नलिज्म पे हुई थी, नॉर्मल जर्नलिज्म। पहले मैं बिजनेस कवर करता था किसी इंग्लिश इंटरनेशनल चैनल के लिए। उसके बाद एहसास हुआ धीरे धीरे कि पॉलिटिकल कवर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स कवर करते हो तो एक जो एक्सट्रीम लेवल है वो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, किसी भी देश के अगर हुँ, संसद को कवर किया जाए। और संसद में हुँ, कवर करते हुए लगभग 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, इस बात का एहसास हुआ कि जैसे पुराना पार्लियामेंट, अगर इंडिया का जो पार्लियामेंट है गोल आकार का है, उसमें एक जी, सेंट्रल हॉल होता है, लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल हॉल। और सेंट्रल हॉल में जनरली लोग फोन लेकर नहीं आते, और वहां इस बात हुँ, का एहसास होता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भले ही किसी भी विचारधारा से आते हों, लेकिन उनका काम हुँ, एक दूसरे से चलता रहता है। तो वहां विमर्श हुँ, ज्यादा होता है, विचारधारा टल जाती है, बैक साइड हो जाती है। और बाकी कार्यकर्ताओं को लगता है कि वाकई ये दोनों अलग अलग पार्टी है, जितनी भी पार्टीज है सबकी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन वहां सबके काम एक दूसरे से होते हैं। तो ये समझ में आया कि हुँ, राजनीति में बहुत ज्यादा पारदर्शिता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि सब हुँ, एक जैसे ही नजर आते हैं। इसलिए लगा कि डिफेंस हुँ, कवर किया जाए, पैरामिलिट्री कवर की जाए, क्योंकि वहां पर एक देशभक्ति का पुट रहेगा और एक संघर्ष अच्छा, रहेगा। क्योंकि वाकई अगर हमारे सैनिकों की बात करें तो वो भूगोल से ज्यादा ग्रस्त है। सोचिए, आप सियाचिन में अगर आप ट्रिगर को छूते हैं तो 5-7 सेकंड के बाद आपकी उंगली और जो लोहा है, जो मेटल है, वो जाम हो सकता है। उसके बाद अगर आप हुँ, गुजरात में आ जाइए, मड वॉक करना पड़ता है। अगर आप हुँ, अरुणाचल में आ जाइए या फिर असम में आ जाइए, वहां पर माइंड मलेरिया होता है, नेट पहन करके बॉर्डर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो हर एक जगह की अपनी अपनी स्थितियां हैं, गंभीरता है, चुनौतियां हैं। और उस चुनौतियों में रहते हुए जो भारत के जवान हैं, पैरामिलिट्री के, इंडियन आर्मी के, वो हमारी रक्षा करते, तो उनके लिए एक अलग तरह की इज्जत होती है। और जैसे कि कहा जाता है कि हो सकता है पॉलिटिशियन करप्ट हो सकता है पुलिस करप्ट हो सकता है प्रशासन करप्ट हो, लेकिन सेना में करप्शन कम दिखता है और देशभक्ति ज्यादा। जी। तो ये वजह थी कुल मिलाकर डिफेंस रिपोर्टिंग माने के। पूरा-पूरा मतलब पर्सनल चॉइस का मामला था देन यू चोज़ दैट कि नहीं यार दिस इज़ द डर नहीं लगा सर आपको? बिकॉज़ जब जब हम वॉर ज़ोन की बात करते हैं तो दुनिया एक तरफ भागती है सेफ्टी के लिए लेकिन आपकी आपकी दौड़ कहीं और होती है। तो आपको डर नहीं लगा ये चूज़ करते टाइम या फर्स्ट टाइम जब आपने रिपोर्टिंग की होगी तब ऐसे मन में घबराहट नहीं हुई? हाउ हाउ डिड यू डील विद दैट? देखिए, मजा आया क्योंकि बहुत कुछ अलग तरीके से होता है। और अगर आप डिफेंस कवर करते हैं तो आपको यात्राएं बहुत करने को मिलती है। जैसे अगर हम हुँ, पुराने जमाने की बात करें, आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें, तो वहां पे यात्राएं होती थी, चार धाम बनाए। उससे पहले फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज, ये भारत में आते थे, यात्राएं करते थे। तो जो सुकरात वाली फीलिंग होती है ना, कि आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नई जगह जा रहे हो, वहाँ की भौगोलिक चुनौतियाँ अलग हैं, वहाँ की भाषाई चुनौतियाँ अलग हैं, वहाँ के लोगों का स्वभाव अलग है, आपकी कंट्री के साथ वो कितने अलाइन होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितना आपको वेलकम नोट मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक नयापन देती है। जैसे न्यूज के लिए कहा जाता है कि न्यूज विच मीन्स न्यू फर्स्ट, जो नयापन हो, तो हुँ, नयापन डिफेंस से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। और यहाँ पर ऐसा है कि आप एक बॉलीवुड या एक हॉलीवुड के कैनवस में हैं,
सब कुछ बहुत जी, व्यापक है, बहुत बड़ा है। बस ये है कि आपको बस सेकंड टेक नहीं मिलेगा। अगर गोली आई या मिसाइल आई जहां हम मौजूद हैं तेल अवीव में, अगर मिसाइल ऊपर स्ट्राइक करेगी, हो सकता है जितने हम बात करें इतने ही आपको सायरन की साउंड भी सुनाई दे जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो आप उसका शिकार हो जाएंगे और कोई सेकंड लाइफ चांस नहीं है। वीडियो गेम नहीं है कि आप प्ले स्टेशन पे दोबारा प्लग इन कर लेंगे। यहाँ पे प्लग आउट हो गए तो उसके बाद डिलीट ही है। लेकिन बाकी एक नयापन है, एक नई तरह की चुनौतियां हैं जी। ये तो सर आपका करेज है और मुझे लगता है ये आपका आ, एक एक अपने आप में लड़ने की ताकत है कि आज आप ये बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये चुनौती है कि सेकंड चांस नहीं है, नहीं तो ये चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी है। बिकॉज वंस यू आर गॉन, यू आर नो मोर लेफ्ट। और उतना समझ के उस स्ट्रीम को चूज करना, दिस इज अ वेलर एंड करेज एक्चुअली। एंड सो प्राउड एंड सो इंस्पायर्ड बाय यू बाय लिसनिंग टू दीज वर्ड्स। बट आपके आपके ही कॉन्वर्सेशन को सुन के बहुत स्लोली डीप डाइव इन करने का मौका मिल ही रहा है बहुत आसानी से, कि आपने इतने सारे वॉर जोन्स कवर किए हैं, बीट सियाचिन, यूक्रेन, रशिया, कंसिडरिंग करंट थिंग इजराइल। तो ये सारे वॉर जोन्स, बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स, तो ज्योग्राफी टेक्स अ लिटिल बिट लार्जर टूल। ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा महत्व होता ही है, देन दैट्स हाउ यू डिफाइन पॉलिटिक्स इन दैट। तो जब हम इसको ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो ये वॉर जोन्स कैसे आपस में डिफरेंट है, कैसे साइकोलॉजी, माइंड माइंड सेट कैसे डिफरेंट होता है जब आप सियाचिन में देखते हैं, यूक्रेन में देखते हैं, इजराइल में देखते हैं, वो क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो पहले ज्योग्राफी आती है, उसके बाद पॉलिटिक्स आती है। और ज्योग्राफी में मेरा शुरू से रुझान रहा है। तो जहां भी मैं जी, जाता हूं पहले मैं कोशिश करता हूं कि कुछ शब्द सीख लूं, क्योंकि आप गूगल ट्रांसलेटर के बेस पे नहीं रह सकते। अगर मैं कहीं कहूंगा जी, आई एम हियर फॉर द शूटिंग, तो कवरेज की अगर मैंने शूटिंग बोला और वो ट्रांसलेट होकर के गोलियों वाली शूटिंग पे चला गया तो मुझे शूट भी कर सकते हैं। तो भाषा की थोड़ी बहुत समझ, भूगोल की थोड़ी बहुत समझ कि तापमान कितना गिर जाएगा, -10 जाएगा या फिर +40 जाएगा, +50 जाएगा या -30-40 जाएगा, तो थोड़ा बहुत समझ हो जाएगी। और उसके बाद आपको कितना हम्म, चलना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हम्म, अगर कहीं टरेन ऐसा है जहां पे मुझे बैकपैक लेना है, तो मैं एक हम्म, बड़ा सा बस्ता लूंगा जिसमें कंधे पे रख सकूं। मुझे पता है कि टरेन ऐसा है जो थोड़ा फ्लैट टाइप का है, तो मैं ऐसा बैग लूंगा जो रिवॉल्विंग हो, जिसमें पहिए लगे हों, सूटकेस टाइप हो, उससे चल सके। तो वो उस लिहाज से आपको तैयारी करके रखनी पड़ती है। और भूगोल समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि कहाँ जाना है, कितना जाना है, और जब जरूरत हो तो कहाँ से भागना है और कितना भागना है। तो काफी हद तक वो चैलेंजेस है, और चैलेंजेस में मजा आता है। जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया की अलग स्थिति है, यूक्रेन की, रशिया की अलग है। वहाँ दोनों की भाषाएं सेम है, दोनों की धर्म सेम है, दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। और जो लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी वजह से लड़ रहे हैं, किसी और की वजह से लड़ रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि रशिया के लिए कहा जाता है कि वो भूगोल का गुलाम हम्म, है। वो भूगोल का गुलाम इसलिए है क्योंकि जो भी अटैक हुआ, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट का हो, अडॉल्फ हिटलर का हो, वो उसी रास्ते से हुआ जो यूक्रेन का रास्ता है। और यूक्रेन में अगर अमेरिकन फोर्सेज या नेटो फोर्सेज पहुंच जाएगी तो पुतिन के लिए, मॉस्को के लिए बड़ा संकट हो सकता है। जी, यहाँ की स्थिति जी, बिल्कुल अलग है। यहाँ भाषा अलग है, या धर्म अलग है, या संस्कृति अलग है। तो यहाँ पर ये है कि डेट टू अमेरिका, डेट टू इज़राइल, बिग सेटन, लिटिल सेटन। तो यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से अलग है। तो हर एक जंग अपने आप में अलग होती है, और हर एक जंग में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं ताइवान का जिक्र करूंगा, जब नैन्सी पेलोसी का हम्म, विजिट हुआ था, ताइवान को एनेक्स करने की कोशिश की जा रही थी, नेवल ब्लॉकेट बना लिया गया था अगर चाइना के लिहाज से बात करें। तो वहां जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई, फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई ताइवान की, तो उन्होंने कहा कि देखो हम्म, आप हमसे दोस्ती करके रखो। तो हमने कहा क्यों? बोले देखिए, आपका नंबर वन जो शत्रु है वो आज पाकिस्तान है, कल जब आप राइज करोगे जी, तो चाइना होगा। और चाइना को अगर कोई हम्म, समझ सकता है तो ताइवानी समझ सकते हैं। दोनों चाइनीज बोलते हैं, दोनों एक ही कंट्री से आए हैं, एक ही तरह की इथॉस को फॉलो करते हैं। तो जैसे हम पाकिस्तानियों को समझ लेते हैं, वैसे वो चीनियों को समझ लेते हैं। तो हर जगह से जी, कुछ ना कुछ नयापन सीखने को मिलता है, वहाँ के भूगोल के लिहाज से सीखने को मिलता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अगर जापान की बात करें तो वहाँ ओकिनावा में था, वहाँ एक प्रोफेसर मिले, मैंने उनसे कहा कि हम्म, हम आज भी ब्रिटेन से नफरत करते हैं। हमें लगता है कि 200 साल राज करके गए, कोहिनूर लेके चले गए, $45 ट्रिलियन की संपत्ति लेके चले गए। आप इतना क्यों मानते हो? या आप एक तरीके से नॉन नेटो फेवरेट कंट्री हो अमेरिका के लिहाज से, आपके पास बहुत सारे हम्म, बेसिस है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी गुलामी क्या होती है? मैंने कहा जैसे हम गुलामी रहे अंग्रेजों के। बोले नहीं, सबसे बड़ी गुलामी होती है आपकी मानसिक गुलामी, आपकी शैक्षणिक गुलामी। तो उन्होंने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से चेंज किया, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे इस तरीके से चेंज किया कि हमें लगता है कि अमेरिका इज आवर बेस्ट फ्रेंड, जबकि हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था।
उस वक्त लिटिल बॉय और फैट बॉय चला था और उसके बाद कभी नहीं चला। उसके बावजूद वो अमेरिका को अपना दोस्त मान लेते हैं। तो हमारी बौद्धिकता ही है कि हम किसे दोस्त मानते हैं और किसको दुश्मन। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये लिटिल बॉय और फैट बॉय की कहानी पे भी आएँगे। बट सर इतने सारे वॉर ज़ोन्स जो आपने देखे, सबसे उग्रवादी क्षेत्र कहाँ लगा आपको कि ये दे डोंट टेक एनी शिट, मतलब दे रिएक्ट एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल? भारत। और भारत में भी भारत। कश्मीर नहीं। जैसे आमतौर पे हम कश्मीर में सोच लेते हैं कि आतंकवादी हैं, लेकिन हुँ, देखिए डेथ दो तरह की होती है। जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा हुँ, कैनवस है और आप मिसाइल कभी हुँ, भी आएगी गिर जाएगी। अगर मिसाइल यहाँ आके गिरी हाइपोथेटिकली तो पेनलेस डेथ होगी। मतलब यहाँ हुँ, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक चलती है ध्वनि की गति से 3 गुना 5 गुना 10 गुना तेज। तो मुझे सुनाई देगा, एहसास होगा, उससे पहले सब कुछ फाख्ता हो चुका होगा। लेकिन हुँ, सबसे ज्यादा पेन डेथ होती है कि आप जिंदा हो, आप कतरा कतरा करके मर रहे हो, आपको जी, तड़पाया जा रहा है कई घंटों तक। वो सबसे पेनफुल होती है। वो मुझे नजर आई। अगर बूढ़ा पहाड़ एक जगह है, छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर है, और वहां पर हुँ, लेफ्ट विंग एक्टिविज्म या फिर हम जिसे हम कहते हैं माओवादी है, वो वहां पर थे। हम कोबरा कमांडोज के साथ काम कर रहे थे, एक स्पेशल यूनिट है सीआरपीएफ की। तो हम सुबह जाते थे और वो पूरा रास्ता साफ करते थे। जो एंटी पर्सनल माइंस थे वो हटाई जाती हुँ, थी। और उसके बाद फिर हुँ, शाम को आते थे, फिर माइंस वो लगा चुके होते थे। सुबह जाते थे, वो हुँ, तार जोड़ते थे ताकि हमारा बेसिक कम्युनिकेशन हो सके। शाम तक वो तार टूट जाते थे और ऐसा लगता था कि अगर यहाँ से हम छुपेंगे, उन्हें पता होगा कि हम इस पत्थर के पीछे जाएंगे, फिर वहां पर कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा रखा होगा जिसमें हमारे पैर फंस जाएंगे, फिर वहां से कुछ और अटैक होगा। तो वो थोड़ा पेनफुल था। उसके अलावा अगर मणिपुर की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वो भी काफी पेनफुल है, क्योंकि वहां भी ऐसा होता है कि आपके हाथ को काट के ले जाएंगे और पूरे ब्लीडिंग होता रहेगा, उसके बाद डेथ होगी। क्योंकि जब हम हुँ, मणिपुर में मौजूद था तो वहां पर कुकी और मैथी का जातीय संघर्ष चल रहा था। तो चुराचांदपुर और इम्फाल, इम्फाल अगर बात करें तो मैथी की, और कुकी की चुराचांदपुर एक तरीके से कैपिटल है। एक कैपिटल के अंदर दो कैपिटल है, बीच में पैरामिलिट्री हुँ, फोर्सेस बीएसएफ है और इंडियन आर्मी है। तो वो एक दूसरे से जब लड़ते हैं तो इस तरीके से लड़ते हैं कि जितना पेनफुल हो, जितना आप दर्द दे और खौफ से सामने वाला डर जाए, वो हुँ। जो पेनफुल डेथ है ना, वो ज्यादा मुश्किल होती है। और वो मुझे नॉर्थ ईस्ट में या फिर कंट्री साइड में जो माओवादी क्षेत्र है वहां ज्यादा नजर आया। अगर भारत से बाहर की तुलना करें तो हो सकता है भारत से बाहर भी हो, जैसे आईएस खुरासान है या फिर जो हुँ, सीरिया वाला इलाका है, वहां हो सकता है इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन वहां मैं अभी तक गया हुँ। नहीं हूँ, लेकिन भारत में ज्यादा खतरा नजर आया। जी। बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आ रही है थोड़ी बात। बट सर अगर कंसिडर करें, आपको लगता है कि ये शिफ्ट जो है, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी, मैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, बी इट पाकिस्तान और टेररिज्म जिससे हम फाइट कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी हमेशा रही है नो फर्स्ट एक्शन पॉलिसी, हम पहले खुद से इनिशिएट नहीं करते थे। हालाँकि मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो देयर इज़ अ लिटिल बिट शिफ्ट। नाउ वी डोंट रिएक्ट, समटाइम्स वी डू एक्ट, वी डू, कि भाई ऐसा नहीं सोचना है कि वी विल ओनली रिएक्ट, समटाइम्स हम रिस्पॉन्सिव एक्शंस भी दिखा सकते हैं दैट कैन बी प्रीएम्प्टिव एट एट सम पॉइंट। तो आपको लगता है क्या कि ये शिफ्ट थोड़ा ग्रेजुअली हो गया है कि अब हम नो फर्स्ट एक्शन पॉलिसी पे थोड़ा सा अब लेस बिलीव कर रहे हैं, हम अपना भी दिमाग लगा रहे हैं, जहां हमको प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने हैं, जहां हमको अपनी तरफ से पहले ही कोई एक्शन लेना है, तो हम थोड़ा सा वो पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पॉलिसी शुरू से रही है। जब भी शक्तिशाली हम्म, सरकार होती है वो निकल के आती है, जब कमजोर या गठबंधन की सरकार होती है वो बैकफुट पे चली जाती है। इसे आप कह सकते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम ऑफेंसिव होते हैं जी, ताकि हमारे ऊपर कोई हमला ही ना करे। और ये ऐसा हमेशा हुआ है। अगर बात की जाए 1962 की वॉर की, 1962 की जंग की, जिसमें हम चीन से हारे थे, तो हमारी किताबों में ये बताया जाता है कि चाइना ने हम पे हमला किया था, काफी कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन जो मैंने इंटरव्यूज लिए, खासतौर पर उस टाइम के जो वेटरन्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनका उनका कहना है कि ऐसा नहीं था। 1961 में भारत ने गोवा पे अटैक किया था और गोवा को हमने बहुत आसानी से हम्म, जीत लिया था। पुर्तगाल एक जी, नेवल पावर थी, यूरोपियन पावर थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी नेवी लेकर के आ रहे हैं। बीच में सुएज कैनाल पड़ती है, नेहरू जी के अच्छे हम्म, संबंध थे। अगर बात की जाए मिस्र से, तो उन्होंने सुएज कैनाल बंद कर दिया। जितने वो घूम फिर के आते, इतने हमने जीत लिया। तो नेहरू जी को लगता था कि हम पुर्तगाल को यानी यूरोपियन पावर को हरा सकते हैं, तो चाइना को भी हरा हम्म, सकते हैं। तैयारी नहीं थी, हम्म, लेकिन हम बिना तैयारी के गए और वहां पर हमने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की थी। तब 1962 की जंग की शुरुआत हुई थी। क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, इसलिए ना हमारे साथ सोवियत रशिया कुछ ज्यादा बोल पाया, ना अमेरिका बोल पाया। जब मिसाइल हम्म, क्राइसिस खत्म हुआ
तब अमेरिका खुल करके सामने आया था। तो उस टाइम भी एक ऑफेंसिव डिफेंस था। 1970-71 की बात करें, जब मानेक शॉ ने कहा कि अगर आज हम अटैक करेंगे तो हम हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? हार इंदिरा गांधी ने कहा बोले इसलिए हार जाएंगे क्योंकि अभी बाढ़ का सीजन है, ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा में बाढ़ है, हम नदियां क्रॉस कैसे करेंगे? अभी गर्मियों का सीजन है, ऊपर से चाइना आ जाएगा और चाइना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा। सेला जो है या बुमला जो पास है, दर्रे हैं, वो हम्म दर्रे बंद नहीं हुए। हम्म दिसंबर में लड़ाई हुई, सेला भी बंद था, बुमला भी बंद था, चाइना आ नहीं पाया, नदियां छोटी हो गई थी, हम जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि कभी हम ऑफेंसिव हुए नहीं। बीच में अगर हम जनता पार्टी की सरकार की बात करें या फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव सरकार की बात करें, मनमोहन सरकार की बात करें, काफी हद तक वाजपेयी सरकार की बात करें, जब हमने कारगिल के टाइम पर बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था, बॉर्डर क्रॉस करते तो शायद इतने हमारे जवान टाइगर हिल पे शहीद नहीं होते जितने हो चुके थे। लेकिन जब भी गठबंधन की सरकारें होती है, कमजोर सरकारें होती है, तब हम डिफेंसिव पोस्चर लेते हैं, वरना ऑफेंसिव डिफेंस में लेते हैं। और ये शुरू से रहा है, मोदी जी हो चाहे इंदिरा जी हो चाहे नेहरू जी हो, सबका ये इस टाइप का रहा है जब भी शक्तिशाली सरकार होती है। ऑपरेशन कैक्टस का जिक्र कर दे, हमने मालदीव्स में जाकर के नेवल एक्सरसाइज की थी, पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। उससे पहले हमने लिट्टे के खिलाफ श्रीलंका में ऑपरेशन की थी, उस टाइम राजीव गांधी थे। तो कांग्रेस बीजेपी से फर्क नहीं पड़ता, सवाल यह है कि कुर्सी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो प्रधानमंत्री है, उसके अंदर वो क्षमताएं परफॉर्मेंस। कितनी है और उसके पार्टी कितनी है। ऐसा ना हो कि सीआईए कोई कू करे और उसकी सरकार ही गिर जाए, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान में तो हाल ही खराब है, किसी की 5 साल चलती नहीं है सरकार। तो अगर ऐसा होगा तो डर होगा, और डर होगा तो विश्वास के साथ आप एक्शन नहीं कर सकते, और वो स्थिति नजर आती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल और स्पेशली हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए इंदिरा गांधी के समय 71 जब बांग्लादेश को फ्री किया था, तब उनको वाजपेयी जी ने स्वयं बोला था जगदम्बा का रूप है वो, क्योंकि वो थी उस समय, मतलब लग रहा था कि भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर इंडिया को मिला है और वैसी ही कोई पर्सनैलिटी वो एक्शंस ले सकती थी। अदरवाइज़ इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल कि आज हम जो देखते हैं मैप में अलग बांग्लादेश, वो शायद ना होता, या स्थिति थोड़ी अलग हो गई होती। लेकिन सर थोड़ा-सा हम समझ चुके हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं ये, जियोपॉलिटिकली कैसे-कैसे डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपकी आपकी रिपोर्टिंग जब आपने सोचा होगा कि मैं वॉर ज़ोन को कवर करूँगा, तो माइंड में कोई छवि होगी कि क्या होता होगा वहाँ पे, कैसे रिएक्ट करते होंगे, क्या रिपोर्ट करना है, वर्सेस जब आप ग्राउंड रियलिटी पे पहुँचे। कुछ तो होगा जिसने आपको एकदम शॉक फ़ील करा दिया होगा कि अच्छा ये होता है, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच आई वाज़ रेडी फॉर। कुछ ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंस? देखिए, हम ना जैसे यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन मेरा पहला इंटरनेशनल एक्सपोज़र था। 24 फरवरी को जब एनिवर्सरी होती है, तभी यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी, 2022 था। उसके बाद हुँ, मार्च के फर्स्ट वीक में हम पहुँच गए थे। अगर दिल्ली से तुलना करें तो आप मान के चलिए मेरठ तक पहुँच गए थे रशियन फ़ोर्सेज़। महाराष्ट्र में कोई रह रहा हो तो मुंबई के पास ठाणे है, वहाँ तक पहुँच गई थी। तो सब कुछ ऐसा था हुँ, कि पता नहीं क्या होगा। एलएनजेपी में एक डॉक्टर रितु सक्सेना है, उनके पास मैं गया था। मैं हमसे पूछा था कि अगर कहीं घाव हो जाए तो कैसे सिलना है, क्या करना है। पट्टियाँ काफ़ी लेके गया था। ड्रिंक मैं नहीं करता हूँ, स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक लेके गया था कि रशियन वॉरफेयर है, माइनस टेम्परेचर हुआ तो कैसे जिंदा रहना है। उस लिहाज से ड्राई फ्रूट्स हुँ, बहुत सारा लेकर गया था। तो मुझे लगता था कि इस हुँ, टाइप का वॉर जोन होगा या बहुत एक्सट्रीम होगा, जो हम वियतनाम वॉर में हमने पढ़ा है या फिर अफगानिस्तान वॉर में जो देखा, तो वैसा सोच के गया था। लेकिन रियलिटी कुछ काफ़ी हद तक अलग थी। जब मैं लवीव और लुब्लिन के बीच में था, यानी पोलैंड से जहां आप मौजूद हैं, वहां से जब हुँ, यूक्रेन जा रहा था, तो ट्रेन जो थी वो थी कोयले वाली, जो भाप भाप का हुँ, इंजन चलता है, और जो डब्बे थे वो हुँ, थे लकड़ी के डब्बे। और हम अकेले थे, हुँ, कुछ लोग जो जा रहे थे, उसके अलावा एक माँ और बेटी और थे, बाकी पूरी ट्रेन खाली थी क्योंकि अंदर कोई जाना नहीं चाहता था, सब बाहर निकलना चाह रहे थे। तो वाकई ऐसा फील आ रहा था जैसे हैरी पॉटर की फिल्म चल रही हो। वो फिल्म आपने देखी जिसमें हैरी हुँ, पॉटर जाता है और वो कोयले वाली गाड़ी चलती है और लकड़ी के डब्बे होते हैं, तो बिल्कुल ही अलग टाइप का सीन था। जो रियल सिनेरियो है वो अलग तरीके से था। वहां पर समस्या ये नहीं हुँ, थी कि अगर खाने को नहीं होगा तो आप ड्रिंक करके माइनस टेम्परेचर में जिंदा रहेंगे या ड्राई फ्रूट खा के जिंदा रहेंगे। वहाँ अलग दृश्य था। वहाँ समस्या ये थी कि इरपिन, बूचा, हस्तोमेल, इस इलाके में हम रोज डेड बॉडी देखते थे, 50, 60, 70, 150, बच्चों हुँ, की, लड़कियों की, महिलाओं की, सोल्जर्स की, और बॉडी पार्ट्स कोई अलग पड़ा है, कोई अलग पड़ा है। जेलेंस्की चाहते थे कि विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए, माइनस टेम्परेचर था तो बदबू आती नहीं थी, तो वो उनको हटा हुँ, डिस्पोज नहीं करते थे, 5-7 दिन तक ऐसे ही उन्होंने रखने दिया। तो वहां ये सवाल नहीं था कि आप क्या खाएंगे, सवाल ये था आपको भूख ही नहीं लगती है।
तो वो स्थिति सोची नहीं थी, जो स्थिति बन गई थी। शिवांगी ठाकुर है किसी और चैनल में, तो उन्होंने छोले भटूरे बनाए, हम सब लोगों ने इंडियन जर्नलिस्ट ने मिलकर खाए, तो बहुत दिनों के बाद डिनर कर पाए थे। तो अलग तरह की स्थिति होती है, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है, तो वो हमेशा ही स्थिति अलग तरीके से लगती है। यहाँ इसराइल की बात करूं, इसराइल में हमारा जो ड्राइवर था वो मोसाद से रिटायर था, तो हम लोग थे किबुत्ज के पास, नीरोज के पास थे, और वो गाजा के पास का इलाका है। तो काफी सारा बराज ऑफ रॉकेट्स चल रहे थे, 40 50 60 के आसपास। तो मैं बात कर रहा था, मेरे कैमरामैन सामने शूट कर रहे थे, तो मैंने कहा कब तक बचेंगे, मतलब जो अंग्रेजी में वार्ता थी उसका सारांश यही है। तो बोले इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स, अगर उनके पहले खत्म हो गए तो हम बच जाएंगे, हमारे इंटरसेप्टर पहले खत्म हो गए तो हम मर जाएंगे। तो वो एक अलग तरह का मैथ्स की इक्वेशन चल रही है। फिर उसके बाद जब वो इंटरसेप्ट हो गए सारे, तब उन्होंने कहा हेलमेट लगा लो। मैंने कहा ये क्या मामला है सर, जब वो आसमान में गिर रहे थे तब तो आपने हेलमेट कहा नहीं। बोले अगर मिसाइल या रॉकेट गिरेगी तो हेलमेट हमें बचाएगा। मैंने कहा नहीं बचाएगा। मैंने कहा फिर अब क्यों लगवा रहे हो। बोले जैसे तुमने देखा ओलावृष्टि होती है, ठीक है, हेल स्टॉर्म होते हैं, तो ओले जैसे गिरते हैं ना, वैसे हवा में अगर 40 50 मिसाइलें टूटी हैं तो उसके टुकड़े गिरेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स गिरेंगे, मेटल पार्ट्स। तो उससे बचने के लिए हेलमेट लगा लो, ताकि वो आपके सर को छलनी ना कर दे। तो वो हम सोचते कुछ और है, रियल में कुछ और होता है। तो ग्राउंड रियलिटी हमेशा थ्योरी या बुक्स से काफी हद तक अलग होती है। आई एम श्योर सर, अब तो आप प्रैक्टिस्ड हो गए होंगे, बट ये सुनने में मतलब खौफनाक स्थिति लग रही है कि क्लस्टर ऑफ मिसाइल या पार्ट्स ऑफ मिसाइल भी टूट टूट के गिर रहे हैं एंड देन यू आर वियरिंग अ हेलमेट। और कैसे अभी तो क्योंकि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ना करके जाते होंगे कि यार ऐसा होगा तो ऐसा कर जाहिर सी लेंगे, बात सम है। थिंग्स विल कम एज अ शॉक। एग्जैक्टली। तो वहां पे हेलमेट लगा भी लिया, लेकिन मन की क्या स्थिति चल रही होगी वो मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश ही कर सकती हूँ, शायद समझ तो नहीं सकती। लेकिन आपको उस मोमेंट पे ऐसा रियलाइज कभी भी हुआ कि यार ये स्ट्रीम नहीं चूज करनी चाहिए थी, दिस इज टू रिस्की फॉर मी? नहीं, ये तो रियलाइज नहीं हुआ कि ये स्ट्रीम चूज नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये रियलाइज हुआ कि आप मौत से बिल्कुल छू करके आए हो, या क्लोज वही एनकाउंटर वही। हुआ। तो वो स्थिति थी। जैसे एक जगह है जिसे लोहान्स और डोनेंस कहते हैं, ये दो डिस्ट्रिक्ट है यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो हम वहां गए थे, हमारा लोकल फिक्सर था, फिक्सर मतलब जो बंदा अरेंज करने वाला कि कहाँ आपको जाना है, ड्राइवर था वो भी लोकल था, मैं और मेरे कैमरामैन थे। तो मेरे कैमरामैन को मैंने कहा कि हम बम बेड्स में सोए थे, मतलब उनकी आर्मी वालों के साथ, और सुबह सुबह हमें निकलना था 7:30 बजे के आसपास। मैंने कहा भाई जल्दी उठना है, 6 बजे उठ जाना, क्योंकि वहाँ वॉशरूम की भी लाइन लगती है, क्योंकि आप आर्मी के साथ हो, वॉशरूम भी एक एक करके लाइन में यूज होना है। तो भाई साहब ने आर्मी की ड्रिंक थी, ड्रिंक रात को ज्यादा कर ली। 6:30 बजे 6 बजे उठना था, भाई साहब उठे 8 9 बजे के आसपास, और हमें 7:30 निकलना था, और हम निकले लगभग 11 बजे के आसपास, और जहां पहुंचना था वहां भी लेट पहुंचे। और वहां पर ये एक तरीके से परिपाठी है कि जब भी आप जाओगे आर्मी के ट्रेंचेस पे, क्योंकि खंदक जो खोद देते हैं, तो आप वहां सिगरेट्स और कोल्ड ड्रिंक लेके जाओगे, कोक या पेप्सी लेके जाओगे। तो हमने वो भी रास्ते में खरीदी। तो लगभग 500 मीटर वो ट्रेंचेस होगी जहां पे हमें शूट करना था, जहां पे फायरिंग वगैरह बीच बीच में चलती रहती थी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था, पहले आगे था, उसके पीछे में हमें शूट करना था। तो हम वहां पहुंचने वाले, आधा किलोमीटर के आसपास की दूरी है। एक रशियन प्लेन आता है, और हमें पता भी नहीं। मेरा कैमरामैन कहता है भाई कौन सा। मैंने कहा भाई रूसी, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेन्स रशिया के थे वो डबल इंजन के थे, और उस टाइम पे जो प्लेन्स यूक्रेन के पास थे वो सिंगल इंजन के थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज ऑफ वॉर था। तो जहां हमें ट्रेंचेस पे जाना था, वहां वो प्लेन गया और कारपेट बॉम्बिंग की, जितने लोग थे सबको मार दिया, और फिर वो रशिया निकल गया। तो अगर मेरे कैमरा पर्सन ने ड्रिंक नहीं की होती तो शायद हम मर चुके होते। तो कभी कभी आपको एहसास होता कि कुछ चीजें इसलिए होती है, शायद भगवान आपको बचाना चाहता था। तो क्लोज एनकाउंटर वाली चीजें होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने सोची थी और रियलिटी में कुछ और थी। फॉर एग्जाम्पल, जो वेस्टर्न नरेटिव था, न्यूज नेशन पे हमने स्टोरी भी की है, वो ये था कि केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। जब हम बेलारूस पे पहुंचे, तो हमने दिखाया कि कैसे केमिकल की पूरी पूरी मालगाड़ियां आ रही हैं कीव से बेलारूस में, और उसमें मास्क वगैरह भी है। यानी केमिकल वॉरफेयर कर रहा था रूस के खिलाफ यूक्रेन। लेकिन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इतना बड़ा है, क्योंकि वेस्टर्न मशीनरी इतनी बड़ी है, कि वो दिखा रहा था कि भैया ये तो रशियंस कर रहे थे। तो कई बार हार्ड को रियलिटी अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, तो मजा आता है कुल मिला करके। और मरना सबने है ही एक। नहीं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि केमिकल वॉरफेयर यूसेज ऑफ रशिया अगेंस्ट यूक्रेन तो ये तो बहुत ही कॉमन स्टोरी थी जो चली थी, एंड एवरीबॉडी बिलीव्ड दैट। सबको ये लग ही रहा था कि यही हो रहा है।
बट स्टिल मुझे तो अभी भी ये एक मिथ ब्रेकर टाइप लग रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम वी डिडंट इस रियलाइज ना कि इस पॉडकास्ट के रिटेलिएशन बाद मैं इतना आपको हद। लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उसमें से आप विजुअल्स निकाल सकते हैं जिसमें हमने दिखाया है कि ये मालगाड़ी कीव की साइड से आई है, इसमें केमिकल है, इसमें मास्क है। तो पूरा हमने सिलसिलेवार तरीके से दिखाया है। लेकिन इंडियंस चैनल्स का जो ग्लोबल इमेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है, और सीएनएन बीबीसी कुछ कहता है तो ज्यादा नजर आता है, तो इसलिए वो चीज ज्यादा नैरेटिव ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन नैरेटिव कई बार सेट किया जाता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपोगेंडा मशीनरी है, वो अलग तरीके से युद्ध में काम करती है, और वो था, इस युद्ध में भी था और उस पे भी था। कि नैरेटिव सेट करना। सर अभी जो हम थोड़ा सा स्लोली आते हैं ईरान इजराइल यूएस डायनेमिक्स, क्या लग रहा है सर ये नैरेटिव सेट वाला वॉर है, कंडीशनल वॉर है, बिकॉज ऑफ मतलब अभी तो खुल के बात कर सकते हैं कि बिकॉज एप्स्टीन फाइल हैज बीन रिलीज्ड और उसको दबाने के लिए ये सब किया गया है, या दिस वाज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम कि अब लेट डाउन करना ही पड़ेगा, पुश डाउन करना ही पड़ेगा? आपको क्या दिख रहा है ग्राउंड रियलिटीज में? देखिए, कभी भी ना सच ऐसा नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट, कि मेरे पीछे व्हाइट है और मैंने ब्लैक पहन रखा है। सच हमेशा कलरफुल होता है। प्याज जैसा होता है, परत दर परत निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात जी। करें, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, फर्स्ट टाइम के बाद हट चुके थे और जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, तब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि यह हमला दोबारा से हो सकता है जब वो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, इसलिए वो तेहरान की सत्ता को कमजोर करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी, रिपब्लिकन जो पार्टी है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, वो क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, वो यहूदियों के साथ देने की बात करते हैं। तो काफी हद तक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का अलाइनमेंट था प्री इलेक्शन भी। और इवन यहूदियों ने काफी अच्छी फंडिंग भी की थी, क्राउड फंडिंग, लॉबिंग, वो तो काफी हद तक लीगल है अगर वॉशिंगटन डीसी की बात करें। तो वो भी एक नैरेटिव है कि पहले से चीजें सेट कर ली गई थी कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे ये काम करना है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि जंग रुक क्यों नहीं है, रुकेगी कब, तो जंग रुकने के लिए सबके अपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। देखिए, मिलिट्री टारगेट्स अलग होते हैं, पॉलिटिकल टारगेट्स अलग होते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी अलग होती है। सबसे पहले ट्रंप की बात करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद ही हम लोग जुड़े हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जाना है मिड टर्म इलेक्शन में, नवंबर का महीना है, और वो मांगा जो सपोर्टर है, वो कहते हैं कि भैया जो अमेरिका ग्रेट बनाने निकले थे वो वेस्ट एशिया से भाग कर आ गए, डर कर आ गए, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बिना खुलाए आ गए। तो उनके लिए वो सब कुछ बैकफुट पे चला जाएगा। तो उन्हें नवंबर चुनाव से पहले अपनी सत्ता, अपनी हनक और डंका पति जो डंका बजा करके लड़ने आते हैं, तो वो वाली छवि बचा के रखनी है। अब आ जाइए बेंजामिन नेतन्याहू, जहां मैं मौजूद हूँ। यहाँ भी अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को यहाँ के संसद में भाषण दे रहे थे, तो उससे पहले पहले बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण हुआ, पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। जब नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो विपक्ष वापस आ गया और उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार का समर्थन नहीं करते। तो यहाँ भी इलेक्शंस होने वाले हैं और अक्टूबर में होने वाले हैं, और बीबी अगर ये दिखाएंगे कि हमने बैकफुट में तेहरान को धकेल दिया, तभी वो जीतेंगे, वरना वो नहीं जीतेंगे। दूसरी पॉलिटिक्स पे आ जाइए। अब तीसरे पे तेहरान पे आ जाए। अब कहेंगे तेहरान में तो वहां तो आरजीसी आईआरजीसी की सत्ता है, तानाशाही है, तो वहां क्या पॉलिटिक्स? वहां भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे मोसाद, MI6 ब्रिटेन और CIA अमेरिका, इन तीनों ने मिलके काफी तक मदद की है, और जनवरी में हमने बड़ा प्रोटेस्ट देखा। अभी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह है दो। पहला तो ये कि वॉर टाइम में उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, शटडाउन कर दिया है, तो आपकी कनेक्टिविटी जब है ही नहीं तो लोग निकलेंगे कैसे? और दूसरा, जब जंग सर के ऊपर हो, मिसाइलें गिर रही हो, तब एक तो क्राउड एक साथ आएगा नहीं, और अगर आएगा तो उसे एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा कि आप खेमनेई के खिलाफ नहीं है, आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आप ईरान और पर्शिया की संस्कृति के खिलाफ है, आप आजादी के खिलाफ है। तो जंग में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जब इमरजेंसी हटेगी, जब इंटरनेट बहाल होगा, तो तेहरान में वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है जैसा जनवरी में हुआ था। तो इसलिए तीनों ही कहीं ना कहीं चाहते कि जीत के निकलें, या जंग थोड़ी और लंबी चल जाए। और यही वजह है कि ट्रंप तो फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई खत्म हो तो मैं अपने घर जाऊं, लेकिन तेहरान और तेल अवीव दोनों ही जंग से फिलहाल निकलना नहीं चाह रहे।
और जो मेरे सोर्सेज हैं, क्योंकि ये बाद में ऑन एयर होगा पॉडकास्ट, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 20 और 25 अप्रैल के बीच में हो सकता है एक सीज फायर, एक बीच का रास्ता निकले, संग्राम की जगह संधि हो और उसके बाद सीज फायर हो जाए। कॉन्ट्ररी टू दिस कि 20 और 25 अप्रैल अभी आप जो बोल रहे हैं सीज फायर, बिकॉज मैं जब थोड़ा सा बैक इन स्टडी कर रही थी तो अभी तो ये भी पता चल रहा है कि अमेरिका ने अभी एम्फीबियन एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज करने के लिए। तो अगर उस स्टोरी पे बिलीव करें जस्ट इन केस, तो फिर तो ये लग रहा है कि ये एस्केलेट होगा, और एस्केलेट होगा तो बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट होगा, बिकॉज समवेयर मिडिल ईस्ट कंपेल्ड हो जाएगा ना इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में। अभी तो बहुत पैसिव अट्रैक्शन है उनका। जब भी जंग खत्म होती है तो उससे पहले जंग जी बढ़ती है, ठीक है। तो वो एक जी स्थिति आने वाली है, वो मान के चलिए कि 8-10 तारीख के बाद से लेकर के और 20 तारीख के बीच में ये 10 दिन रहेंगे जब जंग एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। जैसे मैंने शुरू में ही वाटर बम का जिक्र किया था, जो न्यूक्लियर बम जितना ही खतरनाक हो सकता है, जिसमें स्टेक बड़ा होगा। उसके साथ अगर पूरी की पूरी स्टेट ऑफ हार्मोन्स को माइन कर देंगे तो 22 से 25% जो कच्चा तेल है, गैस है, एक चौथाई पूरी एनर्जी उसमें रुक जाएगी। उसके बाद अगर हूती भी है, क्योंकि हम हूती को भूले बैठे हुए हैं, यमन भी है, अगर जी बाबल मांडे भी यमन पूरी भी। तरीके से बंद हो जाएगा तो वो सबसे छोटा रूट है एशिया और यूरोप के बीच में, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां मैं बैठा हूं ये एशिया है। तो वहां पर रेड सी जी होते हुए, बाबल मांडे होते हुए, स्वेज कैनाल के थ्रू आप भूमध्य सागर तक जाते हैं, वो भी बंद हो गई तो 1/3 कम से कम एनर्जी और 40% के आसपास, आधे से थोड़ा कम, व्यापार बाधित हो जाएगा। और जब इतना बड़ा स्टेक होगा तो इसका असर कहाँ नहीं पड़ेगा? इसका असर रशिया में भी पड़ेगा, इसका असर चाइना में पड़ेगा, जो अच्छे करीबी बात की जाए तेहरान के वो नजर आते हैं। इंडिया पे पड़ेगा, इंडिया काफी हद तक न्यूट्रल है। साउथ कोरिया पे, जापान पे बड़ी इकोनॉमी, वहां भी पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन में भी पड़ेगा। तो एक कलेक्टिव प्रेशर होगा जिसकी वजह से हो सकता है इजराइल और ईरान दोनों ही सहमत हो जाए, लेकिन उससे पहले एस्केलेट टू डी एस्केलेट वो स्थिति होती हुई नजर आ सकती है, और उसके बाद एक सहमति बनेगी जिसमें प्रेशर काफी हद तक इंटरनेशनल बॉडीज का होगा। इंडिया का क्या स्टैंड है सर? बिकॉज इन कंसिडरिंग इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत ज्यादा अपन इसराइल पे डिपेंडेंट है, एंड कंसिडरिंग इसराइल इज अ फ्रेंड टू इंडिया, इस फैक्ट को तो अंडरमाइन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे स्टैंड पे ईरान को देखें तो ईरान ने भी हमेशा हमारा साथ दिया है। ईरान इज ऑल्सो, वी आर ऑल्सो इन गुड टर्म्स विद ईरान एज वेल। तो इंडिया अभी न्यूट्रल दिख रहा है, बट समवेयर तो कहीं चूज करना पड़ेगा, कुछ टिल्टेशन तो दिखाना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको कि व्हाट इज अवर स्टैंड एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर स्टैंड पॉसिबल? देखो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या इंडियन इंटरेस्ट के लिहाज से जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसमें थिंक टैंक भी है, मुझे लगता है कि कमजोर लेकिन अमेरिका के खिलाफ वाले कैंप का ईरान हमारे लिए ज्यादा मुफीद रहेगा, और उसी तरफ ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे आपने कहा, ईरान और इंडिया तो अच्छे दोस्त हैं, ऐसा हमेशा से नहीं था। जब रजा पहलवी की सत्ता थी, 1971 का वॉर हुआ था, और हमने लगभग जो पाकिस्तान के सारे जेट्स थे या उनकी एयरफील्ड थी, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान हो जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, वो बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। एयर सुपेरियरिटी थी, यानी पाकिस्तान के हवा में भारत का कंट्रोल था, और अपने जो बचे हुए जेट्स थे उसके पार्किंग लॉट के तौर पर ईरान का इस्तेमाल किया गया था। यानी यस यस 1971 के वॉर में ईरान भारत के खिलाफ था, जब रजा पहलवी थे। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 की होती है, उसके बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो जाता है, और उस टाइम पे ईरान और भारत के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। पहली स्थिति ये। दूसरी स्थिति ये कि हम सिर्फ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करते हैं, जहां मैं मौजूद हूँ इसराइल में। यहाँ पे हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट से यूएई को लिंक करके इंडिया से यूरोप तक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए G20 की जो मीटिंग थी दिल्ली में हुई थी प्रगति मैदान में, उसमें सहमति जी हुई थी। लेकिन ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मतलब भारत से मध्य एशिया, जहां पर एनर्जी है, और उससे ऊपर रशिया से कैसे संपर्क हो सकता है। उसमें चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है, उसमें ईरान इंपॉर्टेंट है। और आज जब तालिबान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, और अगर हम कुछ बैकडोर सपोर्ट देना चाहें, मान लीजिए हथियार ही देना चाहें अफगानिस्तान को, तो हम कैसे देंगे? हमारे पास एक ही रास्ता है, ईरान के थ्रू जाने का। दूसरा, ईरान के थ्रू। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर है आर्मेनिया के लिए। आर्मेनिया और जी ईरान का भी लैंड बॉर्डर मिलता है।
तो अगर हमने आर्मेनिया को हथियार बेचने हैं, हम ईरान से जाएंगे। हमें तालिबान अफगानिस्तान को हथियार भेजने हैं, तो हम ईरान से जाएंगे। अगर हमें साउथ से नॉर्थ में यानी रशिया तक जाना है, तो हम ईरान से जाएंगे। तो ईरान भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए ना सही, लेकिन भूगोल के लिहाज से। और इसराइल भी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो यहूदी या हिंदू की बात करें तो स्थिति है, जो हम इस्लामिक जिहादी टेररिज्म से लड़ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, जो रॉ और मोसाद के संबंध है, शिम्बित यानी जो यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के संबंध है, वो एक अलग लेवल के। सेमीकंडक्टर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, डिफेंस डील है, बराक 4 है, बराक 8 है। तो वो सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसराइल इंपॉर्टेंट है, भूगोल के लिहाज से तेहरान इंपॉर्टेंट है। जी। तेहरान इम्पोर्टेंट है और छाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस तो हमको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समवेयर अगर हमको उस एरिया में थोड़ा भी डोमिनेंस लेना है तो हमको वो पता होना चाहिए। बट सर, हम जो बात कर रहे थे इजराइल और इंडिया की, डू यू फील इट्स सेम वेस्टेड इंटरेस्ट जो इंडिया और इजराइल शेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल, वो भी जिहादिस्ट मेंटालिटी से फाइट कर रहे हैं, हम भी उसी मेंटालिटी से कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए ये फ्रेंडशिप ज्यादा गहरी देखने को मिलती है, या इज देयर समथिंग बियॉन्ड दिस? देखिए, एकदम नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हम 1971 में कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो पैरा ट्रूपर्स के लिए पैराशूट लिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो हो सकता है इसराइल से आए हो। 99 में हमने देखा जो स्मार्ट बॉम्ब्स हमने लिए, जिसे हमने मिराज 2000 से फायर किए थे टाइगर हिल में, और जो पूरा का द्रास और कारगिल बटालिक सेक्टर है वहां पे अटैक करने के लिए, वो हमें इसराइल से मिले थे। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसराइल की काफी हद तक मदद मिली थी, क्योंकि जो मिसाइल चली थी पाकिस्तान से और जिसका टारगेट दिल्ली था, वो हमने जो इसराइल टेक्नोलॉजी के बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम था उससे हमने हरियाणा में कहीं गिराई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है हिसार के आसपास गिराई थी। तो वो सारी चीजें हैं जो हमें नजर आती है। तो टेक्नोलॉजिकली भी, फ्यूचर के लिहाज से भी, और जो हमारा धार्मिक संबंध है, यहूदियों का कभी उत्पीड़न भारत में नहीं हुआ। दोनों के लिए एक जी। बड़ा देश हिंदू है। हालांकि अगर हिंदुओं की बात करें तो नेपाल में भी है, भूटान में भी है, मॉरिशस में भी है, फिजी में भी है, लेकिन एक बड़े देश के तौर पर इंडिया में ही है। तो वो काफी सारी चीजें हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग की जिस तरीके से मैंने बात की, एग्रीकल्चर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान था, फिर भी यहाँ पर अब खाद्य संकट नहीं है। ये पानी को किस तरीके से मीठा बनाते हैं, ये एग्रीकल्चर में किस तरह से रिफॉर्म करते हैं, तो काफी कुछ है जो इनसे सीखा जा सकता है, मिलिट्री के अलावा भी। तो वो भी स्थिति है काफी हद तक जिससे हम नेचुरल अलायंस के तौर पे बनते हैं। नेचुरल अलायंस ईरान और इंडिया का नहीं है। ईरान कई बार कश्मीर के खिलाफ बयान देता है, ईरान कई बार पाकिस्तान के साथ बयान देता है, लेकिन ईरान हमारा नेशनल अलायंस नहीं है, वो भौगोलिक मजबूरी है। और इसराइल और इंडिया के उद्देश्य ऐसे हैं जिससे आप दोस्ती कह सकते हैं काफी हद तक। वही वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में है, उनके भी वही एक्चुअली कॉमन गोल्स है। मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया के बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ हिंदू डोमिनेटेड नेशन है, बट स्टिल इंडिया स्टैंड्स एज वन नेशन फॉर हिंदू। मतलब जब भी हिंदू बहुत प्रताड़ना कहीं होगी, तो मुझे लगता है कि वो बैक टू नेशन वाली जो आलिया जो ये लोग कहते हैं, गोइंग बैक टू इजराइल वाला जो है, अगर मान लो वही कॉन्सेप्ट को हिंदुइज्म में लाया जाए तो वो समवेयर इन इंडिया ही हो सकता है। तो वो बात तो बिल्कुल निश्चित तौर जी, पे। जी। जी, 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 वो बात बिल्कुल सही बैठती है यहाँ पे। बट सर, अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट का एक हमेशा से देखिए आप, इज़राइल वर्सेस अरब नेशंस या मिडल ईस्ट रहा है। एक ये कॉमनैलिटी दिखती है कि द फाइट इज़ बिटवीन, मतलब जभी भी बात आती है इज़राइल की, दे कम इन अ क्लोज़ विसिनिटी और एक ग्रुपिज़्म। बट अभी की स्थिति देखें तो इज़राइल वर्सेस ईरान, बट मिडिल ईस्ट बहुत पैसिवली एक्ट कर रहा है, दे आर नॉट कमिंग इन वेरी क्लोज विसिनिटी। इसका क्या रीजन हो सकता है? दे डोंट वांट ईरान टू बिकम अ न्यूक्लियर नेशन, न्यूक्लियर पावर तो और भी हैं, बट क्या माइंडसेट है अभी, क्यों इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है उनका? देखिए, काफी सारी चीजें हैं। जैसे यूएई को पसंद नहीं करता है ईरान, क्योंकि यूएई काफी वेस्टर्नाइज हो गया है, मॉडर्न भी हो गया है। तो उन्हें लगता है कि जो इस्लामिक एरा होना चाहिए, इस्लामिक थॉट होनी चाहिए, वो दुबई में, शारजहां में, आबू धाबी में नजर नहीं आती, यूएई के लिहाज से बात करें। सऊदी अरेबिया का ये है कि सऊदी अरेबिया खुद को कहते हैं कि मैं मुस्लिम उम्मा हूँ, क्योंकि मुस्लिम उम्मा हुआ करता था दरअसल खलीफा। और खलीफा जब से ऑटोमन एम्पायर गया तो खलीफा वाली स्थिति खत्म हो गई। लेकिन मक्का और मदीना दोनों सऊदी के पास है, तो उन्हें लगता है कि शिया कम है, सुन्नी ज्यादा है,
तो मैं ज्यादा पावरफुल होऊंगा, तो वो स्थिति नजर आती है। और अगर बात की जाए टर्की की, तो टर्की भी सोचता है मैं पुराना ऑटोमन था तो मैं दोबारा बन सकता हूँ। तुर्की समर्थन कर रहा है अजरबैजान का, और ईरान और भारत समर्थन कर रहे हैं रशिया के साथ मिलकर आर्मेनिया का। तो वो स्थिति नजर आती है। हर एक देश की जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक अलग अलग है। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो लेबनान में अपनी लड़ाई चल रही है क्योंकि वहां पे तीनों ही धर्म नजर आते हैं। जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन काफी ज्यादा अलाइन है वेस्टर्न खेमे के साथ, अमेरिका का प्रेशर नजर आता है। अगर मिस्र की बात करें तो वहां भी सैनिक तानाशाही है। वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसी भी हालत में फिलिस्तीनी हमारे यहाँ ना आए, क्योंकि जब फिलिस्तीनी लेबनान गए तो लेबनान उसके बाद ईडन ऑफ ईस्ट कहा जाता था लेबनान को। आज आप देख सकते हैं जी कि हिजबुल्ला की वजह से और जो लड़ाइयां चल रही है उसकी वजह से कैसी स्थिति हो गई। तो ये बात जरूर करते हैं कि फिलिस्तीनियों की, लेकिन कोई फिलिस्तीनियों को गाजा वालों को लेना नहीं चाहता। तो इजिप्ट को लगता है कि अगर रफा क्रॉसिंग खुल गई तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो जितने भी देश हैं, खाड़ी के देश या फिर जो अरब के देश हैं, इनकी अलग अलग वजह हैं, और ये अलग अलग वजहों से तेहरान के साथ उतना साथ में नहीं आते। कम से कम सत्ता के स्तर पर जनता जरूर आती है। जनता को लगता है कि अमेरिका के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो बीइंग ए मुस्लिम मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जो सत्ता है उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट है, इस वजह से वो तेहरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी। सर, ये जो बोलते हैं ये कि बीइंग अ मुस्लिम अगर यहूदियों के खिलाफ कोई होना चाहते हैं तो ये लोग बड़ा मतलब देयर इज अ कॉमनैलिटी जो वो शेयर करते हैं कि हमें ये हमारे कॉमन एनिमी है यहूदी। क्यों है सर? ये क्या धार्मिक अभी भी वहाँ पे परसिस्ट करता है उस एरिया में ये चीज़ जो जो ये लोग धर्म के परिप्रेक्ष्य से ये जो डिफरेंसेस हैं इनके अभी भी हैं, या ये उभर गए हैं उस चीज़ से? जबकि ओरिजिनली देखा जाए तो द कॉन्फ्लिक्ट जो ओरिजिनल था वो तो क्रिश्चियनिटी वर्सेस यहूदियों में था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस्लामिक टर्न कैसे आ गया ये? देखिए, इसमें ना थोड़ा-सा आप, अगर आप हिंदुइज़्म को और अब्राहम रिलीजन को अलग करके समझेंगे तो समझ में आएगा। हमारे हुँ, यहाँ ना चीज़ें बहुत आज़ाद हैं, ब्रांचेज़ हैं। आप ईश्वर को हुँ, माने तो हिंदू, नहीं माने तो हिंदू। अगर आप शिव मत जी, हो तो हिंदू, विष्णु मत हो तो हिंदू। एक ईश्वरवाद माने तो भी हिंदू, बहुईश्वरवाद माने तो भी हिंदू, मूर्ति पूजा करे तो भी हिंदू, लिंग पूजा करे तो भी हिंदू, नास्तिक हो ओके, तो भी आप हिंदू। तो यहाँ पर ना एक हुँ, वैरायटी ऑफ थॉट है। आप हुँ, अर्जुन बन के कृष्ण से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप तौरा से सवाल नहीं पूछ सकते, आप बाइबल से सवाल नहीं पूछ सकते, आप कुरान से सवाल नहीं पूछ सकते। और जब भी एक ईश्वरवाद, एक किताब, एक स्कूल ऑफ थॉट की बात आती है ना, तब लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे आपने जिक्र किया, हुँ, यहीं पर ही अल-अक्सा मस्जिद भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है मक्का और मदीना के बाद। यहीं पर ही वो चर्च भी है जी, जहां पर ईसा मसीह को यहूदियों की मदद से ही रोमन एम्पायर ने सूली पर चढ़ाया था। तो यहाँ पर जो हुँ, स्थिति है वो काफी हद तक अलग है। यहाँ पर आपस में भी लड़ रहे हैं, अलग अलग भी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसराइल के बारे में लोगों को नहीं पता होंगी। जैसे इसराइल में परसेंटेज वाइज उतने ही हुँ, मुसलमान हैं जितने परसेंट इंडिया में हैं। 18% के आसपास अरबी मुसलमान। अच्छा, तो यहाँ मैं तेल अवीव में हूँ, हुँ, यहाँ पे थोड़ी आगे जाफा है। जाफा में बहुत पुराना रोमन टाइम का पुरानी चीजें, गिरजाघर नजर आ जाता है, पुराने मस्जिद भी नजर आ जाते हैं, अजान की आवाज भी तेल अवीव के अंदर भी आती है। मैं ओल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग तरह का कल्चर नहीं है। और अगर यहूदियों के अंदर की बात कर ले तो यहाँ कौन सा सब एक हुँ, जात एक साथ नजर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जातिवाद है, यहाँ रंगवाद है। अगर कोई यूरोप से आया तो हुँ, सबसे अच्छे वाला यहूदी, कोई एशिया से आया तो उससे कम वाला यहूदी, कोई अफ्रीका से आया तो उससे कम वाला यहूदी। यही वजह है कि जो यूरोप वाले गोरे यहूदी हैं वो तेल अवीव में, हाइफा में, एश्कलॉन में, एशडॉट में, जेरूशलेम में, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जो डिमोना निगेव वाला इलाका है वहाँ भारतीय यहूदी है। उससे नीचे अगर आप जाएंगे एलात की तरफ तो वहां पर जो ब्लैक यहूदी है वो नजर आते हैं। तो और भाषाएं भी अलग अलग हैं। यहाँ पे हिब्रू भाषा सार्वजनिक तौर पर है, लेकिन कोई अरबी भी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है, कोई रशियन बोलता है। जो लोग यहूदी थे और रूस से और यूक्रेन से भाग कर के आए वो दरअसल डरपोक यहूदी थे, जो लड़ाई से बच करके अपने देश को धोखा दे करके कंपलसरी मिलिट्री में ना जाने की वजह से यहाँ पर भाग के आ गए। और ये थोड़ी देर पहले जहां मैं मौजूद हूँ मेरे सामने ही अमेरिकन एम्बेसी का ब्रांच ऑफिस है तेल अवीव का, वो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें लगता है हम लोग रशिया से यूक्रेन से भाग कर आए, जंग से भाग कर आए, यहाँ जंग फिर शुरू हो गई। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर के अभी 2026 तक अप्रैल का महीना आगे लड़ाई चल रही है। तो यहाँ भी यहूदियों के अंदर भी डिफरेंसेस हैं, यहूदी क्रिश्चियनों में, मुस्लिम्स में भी डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस ऐसा कोई देश नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, जहाँ डिफरेंसेस नहीं है।
सवाल ये है कि आप सार्वभौमिकता की तरफ जाते हैं नहीं जाते, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जाते हैं नहीं जाते। तो वो स्थिति काफी हद तक हमें जितनी ईस्ट में नजर आती है उतनी वेस्ट में नजर नहीं आती। पर फिर भी ये इतने डिफरेंसेस हैं, ये तो मैं मतलब बहुत ही ऑब्वियसली हैं, ये तो मुझे समझ में आया अभी जब मैं पढ़ रही थी। बट उसके बाद भी इजरायली एज अ कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। इट फील्स समबडी हु इज लुकिंग फ्रॉम एन वेरी आउटर पर्सपेक्टिव, उसको लगता है कि यार ये लोग काफी एकजुट होके रहते हैं, ये गवर्नमेंट का भी काफी साथ देते हैं, दे हैव कंपलसरी मिलिट्री, और वो जाते भी हैं वॉलंटरीली मिलिट्री सर्विसेज में। तो बट बाहर से देखने में सिनेरियो बहुत अलग लगता है सर, जब उसके बारे में पढ़ो, उसको जानो, इफ यू डोंट नो द प्रैक्टिकल लेंसेज। देखो इसमें ना दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि इजराइल एक सिक्योरिटी स्टेट है जो आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से लोगों को ला करके जमीनें खरीद करके जमीनें कब्जा करके युद्ध जीत करके अपने मैप को ड्रॉ कर रहा है और कुछ हद तक बड़ा भी कर रहा है। हर जंग के बाद कुछ ना कुछ भूगोल पे कब्जा कर लेता है। तो उनके लिए जरूरी है कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हो, 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा हों, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती रहे। कुछ साल पहले 90 लाख की आबादी थी, अब 1 करोड़ हो गई, और ये इस चीज का जश्न मना रहे कि हम 1 करोड़ हो गए। तो एक तो ये सिक्योरिटी स्टेट का डायलिमा है। जैसे पाकिस्तान के सर्वाइवल इस एंगल से कि इंडिया से दुश्मनी है, इंडिया दुश्मन नहीं रहेगा तो वहां की सरकार, वहां की आईएसआई सर्वाइव कैसे करेगी। तो वैसे भी यहाँ सर्वाइवल का सवाल है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका में और इसराइल में एक सिमिलैरिटी है, एक एकरूपता है कि दोनों ही प्रवासियों से बनाए हुए आर्टिफिशियल स्टेट है। अमेरिका 250 साल पहले नहीं था। यूरोपियन आए और उन्होंने रेड इंडियंस को मारा जो मूल निवासी थे। जो ब्लैक्स थे उन्हें अफ्रीका से लाकर के दास बनाया, मजदूर बनाया, उनको स्लेवरी कराई, उन्हें वहां पर बसाया। उसके बाद हमने देखा सिविल वॉर किस तरीके से हुई नॉर्थ में, साउथ में, और एक आर्टिफिशियल तरीके से बाहर के लोगों ने एक भूगोल पर कब्जा करके एक देश का निर्माण किया। लगभग 70-80 साल पहले इजराइल, 250 साल पहले अमेरिका। इसलिए अमेरिका के झंडे आपको उनके कपड़ों से लेकर उनके घरों पे नजर आते हैं, ऐसे इजराइल में नजर आते हैं। ब्रिटेन में इतने नजर नहीं आएंगे आपको, इंडिया में इतने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल स्टेट नहीं है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, संस्कृति, धर्म, भाषाएं हजारों साल पुरानी है। यहाँ भारत भूमि ऋग्वेद के समय भी भारत भूमि थी, जम्बूद्वीप तब भी कहा जाता था। तो जो आर्टिफिशियल बनाया जाएगा उन्हें बोलना पड़ेगा कि जी हम एक देश है, हम एक मुल्क है, हम राष्ट्रीयता है। और जो राष्ट्रीयता है उन्हें बोलने की, जताने की जरूरत नहीं रहती। याद दिलाना पड़ेगा संसार को कि हम भी हैं और हम रहेंगे सुनिश्चित तौर पे। और दोनों के कॉन्सेप्ट भी काफ़ी सिमिलर है। द ग्रेट अमेरिकन कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं, और अभी तो एक नया कॉन्सेप्ट, नया तो नहीं है तो काफ़ी बहुत समय से प्रचलित है, द ग्रेट इज़राइल कॉन्सेप्ट। क्या है ये? क्या बनना चाह रहे हैं ये? कहाँ मूव करना चाह रहे हैं? कितनी टेरिटरी एक्वायर करना चाह रहे हैं? व्हाट इज़ दैट? देखिए, एक तो जो वो कहते हैं कि हेक्सागन अलायंस, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आने वाले थे उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैं भी गया था यरूशलेम में। उन्होंने कहा था हेक्सागन अलायंस बनाएंगे। तो हेक्सागन कुछ अलग नहीं है, वो सस्टकॉन है। और वो सस्टकॉन जो इजराइल का झंडा है ना, उसमें जो स्टार नजर आता है वो भी सस्टकॉन ही है, वो उसी तरीके का है। जी। उसमें कहते हैं कि इंडिया रहेगा, उसमें कुछ यूरोपियन कंट्री हो सकता है, जैसे आपका पोलैंड है। पोलैंड प्रवासियों को वेलकम नहीं करता, पोलैंड इस्लामिक जिहाद के खिलाफ खड़ा होता है। तो इस टाइप के कुछ राइटिस्ट स्टेट हो गए, पोलैंड जैसे, अमेरिका जैसे, या इंडिया की बात करें, या फिर लिबरल के तौर पे यूएई की बात करें, तो एक अलायंस बनाने की कोशिश वो कर रहा है। एक तो वो हेक्सागन वाला सीन है। दूसरा, जो ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, वो उनकी जो किताब है तौरा, तौरा एक्चुअली एक बुक नहीं है, इनकी 16 शायद 22 या 24 किताबें हैं। उनके संकलन को ये ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। अब वो बाइबल की तरह, कुरान की तरह एक नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते। वो 2 दर्जन के आसपास की किताबें हैं जिन्हें एक साथ में मानते हैं, ठीक है। और जो बाइबल शब्द है ये भी एक्चुअली पुरानी भाषा का शब्द है, ग्रीक का शब्द है, जिसका मतलब किताब होता है। इसका मतलब होली बुक नहीं है, सिर्फ किताब ही होता है, जो ग्रीक भाषा में किताब के लिए कहते थे। बाद में न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और जो कुरान है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक टाइम था, जो यहाँ पर पास ओवर अभी महोत्सव चल रहा है जहाँ मैं मौजूद हूँ, कि इजिप्ट में यहूदी हुआ करते थे। किसी वजह से इजिप्ट से वो निकल करके यहाँ आए, यहाँ उन्होंने टेम्पल बनाया। टेम्पल बनाने के बाद ये कहा गया कि किंग डेविड ने कहा है, या जो उनकी किताबों में लिखा है कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा होना चाहिए। तो वो साम्राज्य एक सोच के तौर पर वो जिंदा रखना चाहते हैं, आइडेंटिटी के तौर पर, कि हम इतने बड़े किसी जमाने में रहे होंगे और हम उतने बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं। जो माओ त्से तुंग थे 1962 के वॉर में, वो खुद को चंगेज खान का वंशज समझते थे। उनका था कि पाम विद 5 फिंगर्स,
पामकार्थ यहाँ पर था, तिब्बत जो उन्होंने जीत लिया था। उसके अलावा उनके पास 5 फिंगर्स थी, जिसमें सिक्किम था, जिसमें आपका लद्दाख था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश था, जिसमें अरुणा भूटान था और जिसमें नेपाल था। ये पांचों जी स्टेट्स और देश के साथ तिब्बत को कब्जा करना चाह रहे थे। तो अब ये थोड़ी है कि आपने किसी वक्त शासन किया तो अब वही शासन होगा। ऐसे तो हम भी पुरानी चीजों में जा सकते हैं, अशोका में जा सकते हैं। वही अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार, भूटान, ये सब एक समय पे भारतवर्ष का ही तो हिस्सा था। बट आज हमारी ऐसी एस्पिरेशंस भी नहीं है कि हम जाके वो कोई टेरिटरी नहीं, एक्वायर इंडिया में करें। भी है, लेकिन वो इंडिया में इतनी व्यापक तौर पे नहीं है जितना इजराइल के तौर पर है, क्योंकि अखंड भारत की सोच इंडिया में भी है। जब संघ की आ, वो चलती है, सुबह के समय एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब संघ की शाखाएं होती है, तो वहां भी अखंड भारत की बात की जाती है, जम्बू द्वीप की बात की जाती है। तो वो सोच है, पर वो इतनी नहीं है कि आप किसी देश पर अटैक करके उसका जमीन कब्जा लेंगे। कम से कम ये मौखिक तौर पर, ये व्यापक तौर पर बहुसंख्यक हिंदुओं की या बहुसंख्यक भारतीयों की, बड़ी बात करें तो ऐसी सोच नहीं है। वही संघ की बात करें तो संघ तो सर एक मानसिकता है। मानसिकता तो किसी संघ की कुछ भी हो सकती है और सबका आदर है, सबका सम्मान है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड की बात करें तो ऐसी कोई बात तो कभी हमें सुनाई नहीं देती। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन अवर बाउंड्री। ओनली कॉन्फ्लिक्ट एरिया इज देयर आर टू, ऑन द वेस्ट विथ पाकिस्तान एंड ऑन द ईस्ट विथ चाइना, जिसके लिए हम कंटिन्यूस अपना स्टैंड भी क्लियर रखते हैं। तो वहां पे भी ऐसे ही है क्या कि जनता की ये सोच है द ग्रेटर इजराइल, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इजराइल की भी वही सोच है? यहाँ मुख्यतः दोनों की सोच ही अलाइन नजर आती है। कंपलसरी सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद बैरूत में जाकर के कमांडो ऑपरेशन को हेड कर चुके हैं। उनके भाई जो हाईजैक हुआ था उसमें खुद शहीद हुए थे, जो इनके बड़े भाई नेतन्याहू थे। तो यहाँ पर एक होमोजेनिटी है इस लिहाज से कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, क्योंकि आपने हिब्रू जो एक तरीके से खत्म हो गई थी पाली प्राकृत के तरीके से, वो आपने दोबारा से जी जीवित की, संस्कृति को जीवित किया। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो सरकार की सोच की और लोगों की सोच की काफी हद तक सिमिलर है, एक रूपता है। और वो डिफरेंस है, वो दिखता है, वो उनके उनके बिकॉज मैं इसके लिए तैयार कर रही थी तो आई वाज वाचिंग मल्टीपल इंटरव्यूज ऑफ आर्मी डिफेंस फोर्सेस, उनकी जो हैं, उनके जो पर्सन्स थे और लोगों का, तो वो दिख रहा था, अलाइनमेंट दिख रहा था कि दे एक्चुअली कंसिडर कि उनको बहुत आउट लाउडली ये बात करनी है। दे वांट पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड देम टू नो कि वो क्या है, वो क्या सोचते हैं और उनका क्या स्टैंड है, विच इज ग्रेट आई फील इन अ वे कि आप कम से कम अपनी मानसिकता पे तो बहुत सुचारू रूप से सोचते हो कि भाई हम क्या चाहते हैं और हम क्या सोचते हैं। बट ये जो युद्ध स्थिति सर आप देख रहे हैं, इसमें क्या ऐसा बोला जा सकता है, बिकॉज अभी तो ये स्टेट टू स्टेट वॉर है, इजराइल वर्सेस ईरान एंड इजराइल विथ यूएस वर्सेस ईरान। बट आपको लगता है हिजबुल्ला हो गया, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है अराउंड इजराइल, इजराइल की तो टेरिटरी ही, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ही बहुत ही खतरनाक है, तो आपको लगता है कि ये भी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट और वो भी अटैक्स कर रहे हैं, या वो बोलते हैं ना कि एक एक तीर से दो निशाने वाली बात लग रही है आपको ईरान की तरफ से? देखिए, यहाँ पे ना प्रॉक्सीज का गेम चल रहा है। अगर ईरान की बात करें तो हो सकता है कि वो व्लादिमीर पुतिन की या शी जिनपिंग की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। और रशिया और चाइना बड़े हैं, उससे छोटी प्रॉक्सी आप लगा लीजिए ईरान। ईरान से छोटी प्रॉक्सी है हिजबुल्ला है, हमास अब खत्म हो चुका है काफी हद तक, वहां से रॉकेट्स भी नहीं आते, और हूती है, वो इसके प्रॉक्सीज है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ा करने की कोशिश या फिर अपनी रोटी सेकने की जो आपने बात कही, क्योंकि इसराइल भी ये कोशिश कर रहा है कि जो गोलान हाइट के आसपास है वहां धमाके होते हैं, अपाचे की तरफ से अटैक किया जा रहा है, मॉर्कोवा मेन बैटल टैंक का यूज किया जा रहा है, मेटुला बॉर्डर को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है और एक बफर लाइन को बड़ा करने की कोशिश है, हम दक्षिणी लेबनान की बात करें। लेकिन एक ना ब्रिटेन के प्रोफेसर हुआ करते थे, फिलोसफर थे, प्रोफेसर लास्की। उनकी एक फेमस कोटेशन थी, योर फ्रीडम विल बी कर्टेल व्हेन माय नोज स्टार्ट्स। आपकी व्यक्तिगत आजादी तब खत्म हो जाएगी जब मेरे नाक की शुरुआत होगी। यानी अगर आप किसी में नाक घुसाते हो, किसी की पर्सनल टेरिटरी में या फिर जो नेशन की टेरिटरी में उससे घुसते हो, तो चीजें कभी भी वहां शांत नहीं हो सकती, वहां मैसअप होगी। अगर आप एक हिस्सा जीत भी लेंगे तो जहां पर आपके लोगों के घर तोड़े हैं, जहां पे उनके पूरा जो सिस्टम था वो हिला के रखा है, तो वो जिनके माँ बाप मर गए, जिन्होंने अपने को खो दिया, जिनका घर ध्वस्त हो गया, तो वो आतंक का रास्ता ही लेंगे। तो वो जो महात्मा गांधी कहते हैं ना, आई फॉर आई कैन मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड,
तो इसलिए राइट। युद्ध शुद्ध नहीं करता, युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, युद्ध अपने आप में बड़ी समस्या है और शांति के लिए संधि जरूरी है, संग्राम नहीं। बहुत ही खूबसूरती से सर आपने ये चंद लाइनों में ये चीज़ समझाई है, क्योंकि हम जब यहाँ से देखते हैं तो हमें तो यही लगता है कि लोगों के वेस्टेड ग्रुप्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंट्रीज़ के वेस्टेड इंटरेस्ट है। और स्पेशली अभी जो वॉर ज़ोन है वो मुझे नहीं लगता इट्स नॉट सेग्रीगेटेड लाइक रशिया एंड यूक्रेन। अब जैसे रशिया एंड यूक्रेन में भी पूरा वर्ल्ड अफेक्ट तो हो ही रहा था, समवेयर इंडिया भी अफेक्ट हो रहा था, मिडल ईस्ट भी अफेक्ट हो रहा था, बट इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। अभी तो बिकॉज़ ऑफ ऑयल और ये सारी जितनी भी इश्यूज़ आ रहे हैं स्पेशली कंसिडरिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके कारण ईस्ट वेस्ट हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई लेवल पे दिख रहा है। एक्टिवली नहीं तो पैसिवली विचारधाराओं के ता देखिए, विचारधारा में तो आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था के जी। लिहाज से जैसे मैंने कहा कि बाबल मांडे बंद हो गया तो यूरोप और एशिया का रूट और ट्रेड रूट की खास तौर पे बात करें और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात करें तो एनर्जी सप्लाई रूट वो काफी हद तक बाधित हो रहा है। तो भूगोल की वजह से जिसे हम भौगोलिक या भूमंडलीकरण कहते हैं उसमें भी पहले भूगोल आता है, जियोपॉलिटिक्स में भी पहले ज्योग्राफी आती है, तो उससे इफेक्ट तो हो रहा है, कहीं जल्दी कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो 20-25 दिन के आसपास का है। हमारे रिफाइनरी बहुत बड़ी बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो भी इंडिया में है। अगर जामनगर रिफाइनरी की बात करें शायद वर्ल्ड में 5th नंबर पर हुँ, आता है, हमारा 70-75 दिनों के आसपास का है, टोटल 80 दिनों से कम हुँ, कम। अगर जापान की बात करें उनके पास 200-250 दिन है, कोरिया साउथ कोरिया के पास 150 के आसपास है, 150 के आसपास ही चाइना का है। लेकिन जब इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान जो बड़े प्लेयर्स है, एशियन टाइगर्स है, जब वो क्रिपल हुँ, करेंगे, जब उनकी अर्थव्यवस्था एनर्जी शॉर्टेज में डूबेगी, तो हुँ, इसका असर सिर्फ इन तक नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनके पास वेनेजुएला का तेल है। वैसे वो जो भाषाएं बात करते हैं अपने ट्वीट में या ट्वीट सोशल में वो तो सबने देखी है। वेनेजुएला का तेल है, शेल ऑयल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो। अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका में बनता क्या है, वो कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, चमड़ा खरीदते होंगे, जूते जी, खरीदते होंगे, वियतनाम से कपड़े खरीदते, हमसे, बांग्लादेश से टेक्नोलॉजी खरीदते होंगे, चाइना से। तो जब हमारे यहाँ महंगा बन रहा है, हमारे यहाँ चीजें नहीं बन पा रही है, तो उनके कंज्यूमर को सस्ता कैसे मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जब जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करके एलपीजी की बात करते हैं, तो उसका असर आज भले ही पाकिस्तान जैसे देश में नजर आ रहा है, कल इंडिया चाइना पे नजर आएगा और परसों यूरोप और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और ये चीज सबको समझने की जरूरत है, विश्व बिरादरी को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है सर, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाती है यहाँ पे कि पूरे मतलब जिस तरीके की भाषा शैली डोनाल्ड ट्रंप अभी यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडरिंग टुडेज़ ट्वीट इवन, तो ये तो कोई शोभनीय भाषा नहीं है, ये तो कोई आप किसी भी स्टेट की बात करते हो तो आई डोंट थिंक दीज़ टाइप्स ऑफ वर्ड्स शुड बी इंक्लूडेड। लेकिन फिर भी दुनिया मिलके उनको रोक नहीं पा रही है, ना विचारधाराओं के टर्म्स पे रोक पा रही है, ना शक्ति प्रदर्शन के टर्म्स पे रोक पा रही है। आपको क्या लगता है कि द ग्रेटर अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अमेरिका, या फिर लोग अभी चाह के इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं? देखिए, जो इन्वॉल्वमेंट है या अमेरिका की बात करें तो उसका सिर्फ वजह ना डोनाल्ड ट्रंप, राइट विंग, लेफ्ट विंग, लिबरल्स, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स ये नहीं है। उसकी वजह ना टेक्नोलॉजी भी है। जैसे मान लीजिए आप कोई हुँ, रील देखते हैं, आपको मान लीजिए स्विट्जरलैंड जाना है, तो स्विट्जरलैंड एक बार आपने बोला तो स्विट्जरलैंड की रील्स आने लगेंगी। वो एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करता है। तो वैसे ही ना जी। पहले विमर्श होता था, क्योंकि जैसे अपने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, विमर्श था, इज्जत थी, एक दूसरे को सुना जाता था। अब ना तो जी। कार्यकर्ता, ना जनता, ना नेता सुनने के लिए तैयार है। आपकी जो विचारधारा है, आपको न्यूज़ फीड भी वैसे मिलेगी, रील्स भी वैसे मिलेगी, एल्गोरिदम वैसी मिलेगी, लोग वैसे मिलेंगे, फ्रेंड कनेक्शन ऐसा मिलेगा, मैच मेकिंग ऐसा मिलेगा और उसकी वजह से एक आसपास आभा मंडल बन जाएगा कि यही अंतिम है, यही सत्य है। और उसी सत्यता से, उसी आभास से ग्रस्त है डोनाल्ड ट्रंप। उन्हें लगता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है। वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं तो हुँ, दुनिया मान लेगी आप जीत रहे हो। वो कह देंगे कि जी। हमने ईरान को पाषाण युग में भेज दिया, पर्शिया को, तो हम मान लेंगे स्टोन एज आ गया। तो ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि दुनिया वही है, लेकिन दुनिया उससे बड़ी है, जहाँ पे विमर्श की जरूरत है। आप राइट में हो, लेफ्ट में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, विचारधारा उदारवादी है या रूढ़िवादी है, लेकिन आपस में बैठ करके बात करना जरूरी है। वो बात करना ईरान, इजराइल और अमेरिका के लिए भी जरूरी है, वो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के लिए भी जरूरी
जरूरी है, वो वोक कल्चर एलजीबीटीक्यू के लिए भी जरूरी है। और जब तक बात नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, तब तक रास्ता निकल ही नहीं सकता। और उसमें एल्गोरिदम बड़ा इशू है, क्योंकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की जीत में बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का था, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में काफी हद तक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था। तो यहाँ पर जो हमारी सोच है ना, वो एक पक्षीय हो गई है, हम कलरफुल देख ही नहीं रहे। आपका जो बैकग्राउंड उसमें ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है, रेड कलर आपने पहना हुआ है, तो मैं कह दूं कि आपका ग्रीन कलर है तो आप इस्लामिक है, रेड कलर है तो आप वामपंथी है। तो ऐसा नहीं होता है, कलर सारे के सारे हमारे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये लोगों को समझ में आएगा, तभी नेताओं को समझ में आएगा। जैसे रामायण में कहते हैं कि यत्र जनता तत्र प्रजा, मतलब यत्र प्रजा तत्र राजन। तो वहां पर जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा होगा। अगर प्रजा उसके वोटर मागा सपोर्टर गाली देकर या गाली सुनकर या गाली पढ़कर खुश हो रहे हैं, तो सामने वाला गाली देगा। और आज जो वहां हो रहा है, और वो लोग तो पाठ पढ़ाते थे डेमोक्रेसी का कि हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। पहले तो ओल्डेस्ट वो है नहीं, हमारे लिच्छवी जैसी जनजाति हजारों साल पहले डेमोक्रेसी में थी। और भारत को छोड़ दे तो इससे पहले भी हमने एथेंस में देखा कि वहां भी डेमोक्रेसी थी, अगर हम यूनान की बात करें तो। लेकिन वो जिस तरीके का तमगा लेके देखते हैं, हमने पिछली बार देखा था कि उनकी हिल के ऊपर, कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर, अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है बीप की आवाज लगानी पड़े। तो ये जो स्थिति है, ये वोटर्स की है। वोटर्स व्यक्तित्व में कंप्लीट हो रहे हैं, और व्यक्तित्व नेता बना रहा है, राष्ट्रपति बना रहा है, प्रधानमंत्री बना रहा है। तो पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल है, और मानवता के भविष्य के ऊपर भी सवाल है। नरेशन सेट करने की बात है सर वो तो। मतलब इट्स रिवर्स साइकोलॉजी कि अभी लोगों को जो पसंद आ रहा है वो बात करी जा रही है, बट बहुत ही सैड बात है कि लोगों को ये पसंद आ रहा है एंड दे आर अग्रीइंग टू दिस। आई डोंट थिंक एनी स्टेट, पीपल ऑफ एनी स्टेट शुड अग्री टू दिस कि एक एक तो कोई आपकी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज या चॉइस ऑफ वर्ड सिलेक्शन होगा ना जिसमें आप बात करोगे, बिकॉज यू आर नॉट एनी अदर पर्सन, राइट? यू आर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हम्म। ऑफ अमेरिका। सो वो तो लेगेसी होना चाहिए, विच इज़ वेरी सैड आई फील। एंड पीपल ऑफ अमेरिका शुड रियलाइज, आई मीन उनको खुद ये बात बोलनी चाहिए कि भाई नहीं, एक स्तर रखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अभी ये तो अपन समझ गए हैं कि अरब नेशंस क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इज़राइल का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंसिडरिंग ईरान का कितना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अभी ईरान की स्पेशली कंसिडर करें अगर सिचुएशन की, टॉप लीडर्स तो अभी जा चुके हैं, अभी नाउ दे हैव द सेकंड ऑप्शन। बट अब ये कितना इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है ये वॉर, टक्कर की लड़ाई है, किसके पक्ष में जा रही है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है, क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, अगर वन लाइनर की बात करें तो ईरान सर पे कफन बांध के निकला है। उससे अपनी सत्ता, अपनी राजधानी, अपनी इस्लामिक क्रांति को बचाना है। और जी। अमेरिका को कफन से डर लगता है। अगर बॉडी बैग्स वहां आए तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव हार जाएंगे, इम्पीचमेंट हो सकती है उनके खिलाफ, वो राष्ट्रपति रहे ना रहे 5 साल, ये बड़ा सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर एक तो ये कि स्टेक पर क्या है, स्टेक पर है एक सर पे कफन बांध के निकला और दूसरे को कफन से डर लगता है। दूसरा लड़ाई कैसी है, अभी ग्राउंड इन्वेजन आज तक तो नहीं हुई, कल हो सकता है खर्ग आइलैंड पे हो या फिर किसी बुशहर जैसा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर हो, हमें कल का नहीं पता। लेकिन आज हवा हवाई लड़ाई है। हवा हवाई लड़ाई में पूरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट के बावजूद ईरान के पास ड्रोन्स ज्यादा है, ईरान के पास मिसाइल ज्यादा है, वो सस्ते हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, उनकी प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। और यही वजह है कि हवा की लड़ाई में भी अमेरिका पूरी तरीके से जीत रहा है, नरेटिव वॉरफेयर के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम ट्वीट्स के बावजूद, और पूरा वेस्टर्न जो प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है उसके बावजूद। वो काफी हद तक मुश्किल है। और वैसे भी हमें ज्यादा सहानुभूति उससे होती है जो कमजोर है। और एक ऐसा लग रहा है कि एक मोहल्ले के कमजोर लड़के ने एक बड़े लड़के को काफी हद तक रोक रखा है। भले ही बड़ा लड़का 10 मारता है, वो एक मारता है, पर एक मार दिया ये भी बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है तेल अवीव में या फिर बाकी जो शहर है, यहाँ पर 1-2 मिसाइल गिरती है दिन में, और अभी तक शायद 25 या 27 लोगों की मृत्यु हुई है, जो पिछले 40 दिन के आसपास का वॉर है, वहां पर हो चुकी है कई हजार के आसपास। लेकिन एक तो वो मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। और दूसरा ये कि आप सारी रिसोर्सेज के बावजूद अगर जीत नहीं पा रहे हो, तो भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल इसलिए भी हो जाता है कि 2003 से सीख लिया था, जब सद्दाम हुसैन गया था। सद्दाम हुसैन इराक का था। इराक उत्तर प्रदेश जितना छोटा राज्य है।
देश है, जी। जहां भारत का आधे जितनी टेरिटरी है अगर ईरान की बात करें, तो उन्होंने बहुत कुछ हुँ। सीखा है। और ये वॉर गेमिंग की बात करें, एआई मॉडलिंग की बात करें, विकेंद्रीकरण की बात करें, 31 सेक्टर्स में, कमांड सेक्टर्स में तब्दील हो गया आईआरजीसी। ये पूरी तैयारी हर लिहाज से की गई है, ईरान के लिहाज से भी, अमेरिका के लिहाज से भी, और इसराइल के लिहाज से भी। लेकिन लगता है कि ईरान की जो अंदाजा था, उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, तो वो काफी हद तक खरा उतर रहा है। और बातचीत इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि जो विदेश मंत्री है, पजेश्कियान की बात करें, पजेश्कियान जो राष्ट्रपति है, पजेश्कियान का जो वोट बैंक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% के आसपास माइनॉरिटी है ईरान के अंदर, हुँ, जो नॉन शिया है। हुँ, उसमें आपके बलूच आ हुँ। जाते हैं, उसमें कुर्द आ जाते हैं, उसमें अजरबैजान के एथेंसिटी के लोग आ जाते हैं, वो उनके कोर वोटर हैं। तो पजेश्कियान बातचीत करना चाहें, विदेश मंत्री बातचीत करना चाहें, लेकिन जब तक आईआरजीसी बात नहीं करे, वो आईआरजीसी में कौन बात करेगा? 31 तो आपके कमांडर हैं, कमांडर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मौसाद के तरफ से वो यूज नहीं कर रहे हैं, हैंड रिटन, बिल्कुल जो आईडीएफ वाले में बता रहे हैं, हैंड रिटन लिख के वो जारी करते हैं कि आज इसको उड़ाना है, हाथ से लिख करके। तो ऐसे में अच्छा। बातचीत करेगा कौन? सवाल तो ये भी है कि बातचीत किससे की जाए? राष्ट्रपति नाम मात्र का है, आईआरजीसी तैयार नहीं है। तो बहुत मेस है, बहुत अभी मेस क्रिएट हो रखा है। और इसे तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक स्टेक हाई नहीं हो जाते। स्टेक हाई तब होंगे जब इंडिया, चाइना, गल्फ कंट्रीज और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दबाव डाले तीनों के ऊपर कि भाई बहुत हो गया, अब खत्म कर दो। और कितना समय लगता है आपको? आप कितना समय देख पा रहे हैं कि वो पॉइंट कब रीच होगा? क्योंकि अभी भी इंडिया इंडिया में भी बात करो तो ऑलरेडी देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। हम सफ़र कर ही रहे हैं एंड आई एम अज्यूमिंग इट विल बी स्पेक्युलेटेड अराउंड द वर्ल्ड। ये सिचुएशन अब धीरे-धीरे बनने लगेगी। बट आपको क्या लगता है वो पॉइंट कब रीच होगा जब एशियन टाइगर्स, एशियन प्लेयर्स, एशियन कंट्रीज़ अलोंग विथ यूरोपियन कंट्रीज़, अलोंग विथ बी इट साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आके एक वर्ल्ड पीस पे आएँगे कि नहीं भाई लेट्स स्टॉप दिस? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि टैरो कार्ड से बता दूंगी कब वो डेट है। लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है, जितने सोर्सेज, और हुँ, मेरे सोर्सेज अमेरिका के और ईरान के नहीं है, काफी हद तक इसराइल के, और इसराइल भी काफी हद तक कंट्रोल कर रहा है क्योंकि अमेरिका तो भागना चाहते जी। हैं, इसराइली जो लगे हुए हैं। तो यहाँ के सोर्सेज, जो मेरा अनुभव है वॉर रिपोर्टिंग का, मुझे लगता है 25 अप्रैल प्लस माइनस 2 डेज, बिटवीन ट्वेंटी हुँ, थ्री टू हुँ। 27 अप्रैल, ये वॉर का किसी भी तरीके से एक सीज फायर सिचुएशन जरूर आ जाए। जी, एंड वी ऑल प्रे फॉर दैट डे वेरी सून क्योंकि लड़ाई कहीं भी हो, जंग कहीं भी हो, बहुत खतरनाक होती है। जैसे हम यहाँ पे भी सुनते हैं सर कि जैसे पहलगाँव अटैक हुआ, फिर उसका रिटेलिएशन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो कि बहुत ही करेजियस मूवमेंट था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन जो लोग दिल्ली, बम्बई में स्पेशली बैठे होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस होती है कि नहीं ये रुकना नहीं चाहिए था, दिस शुड हैव बीन कंटिन्यूड। बट उन लोगों से जाके पूछो जो बॉर्डर पे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जब सिचुएशन ऐसी होती है तो किसी भी गवर्न जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल की अभी बात करें तो उनका रिएक्शन पॉइंट क्या है? कि पूरा खदेड़ के रख दें या फिर नहीं लेट्स मेक अ पीस कि भाई जनता भी बहुत सफ़र कर चुकी है, ऑलरेडी सब खत्म और स्टेक पे जा वॉर चुके हैं। फिटिक तो है ही, क्योंकि आप 2023 से लेकर के 26 तक 3 साल हो गए, आप वॉर में हैं। हुँ, और यहाँ पर ये है कि आपकी कंपलसरी ट्रेनिंग के बाद आप आईटी इंजीनियर हैं, उसके बाद आपको हुँ, फोन किया गया, आप दोबारा वॉर में आ गए, या आईडीएफ के सोल्जर बन गए जी, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी हो रखी है। तो वॉर फिटिक तो है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कहते हैं ना कि लोहे का दर्द लुहार से मत पूछो, जो उस पे ठोक जी, मारता है, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, क्योंकि दर्द तो उसे ही हो रहा है। तो दर्द हिजबुल्ला वालों को हो रहा है, इजराइल वालों को हो रहा है, ईरान वालों को हो रहा है, अमेरिका वालों को अब थोड़ा सा होने लगा जब से उनके ब्यूटीफुल प्लेन्स गिर रहे हैं, तब से उन्हें होने लगे। हुँ, फाइटर पायलट बड़े मुश्किल से बचे, तब से उन्हें वरना उन्हें दर्द ही नहीं होता था क्योंकि वो दूर से देखते थे। और अमेरिका में तो कोई वॉर होती ही नहीं, अगर 9/11 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तो वो सेफ रहते हैं। तो वो जो जी। दर्द है, वो दर्द है, वो पीड़ा है। और हो सकता है उसी दर्द से ही विष निकले, और उसी विषपान से हो सकता है नीलकंठ बने, और युद्ध की शांति हो। तो सद्बुद्धि दे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम तो कम से कम भारतीय के तौर पर यही अपील करते हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल एंड वी ऑलवेज़ प्रे कि जितना जल्दी पीस ट्रीटी हो, जितना जल्दी वर्ल्ड एक पीस लेवल पे आए, वो उतना अच्छा है। बट सर मूविंग टुवर्ड्स एक्चुअली लास्ट सेक्शन आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बट थोड़ा-सा ये बताइए सर सिविलियंस की क्या हालत होती है जब हम तो इतने ईज़िली युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जब सायरन्स बजते होंगे, तो उनकी क्या हालत होती है एंड हाउ डू दे रिएक्ट? कंफर्टेबल हो चुके हैं या फिर दे आर स्टिल वो खौफ में हैं कि ये कब होगा?
desperately waiting for peace. देखिए, जैसे पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे सभी लोग एक जैसे नहीं होते। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक डेटिंग साइट शुरू हुई है। जैसे टिंडल मंबल काम करता है, वैसे ही यहाँ पे एक डेटिंग साइट है जो बॉम्ब शेल्टर में जो सिंगल्स हैं उनकी मैच मेकिंग कराते हैं, क्योंकि इन्हें युद्ध लड़ना है तो शहादत भी होगी, तो आबादी भी बढ़ानी है। जी तो मैच मेकिंग बॉम्ब जी शेल्टर के अंदर हो रही है। और बॉम्ब शेल्टर जो कम्युनिटी बॉम्ब शेल्टर उनकी स्थिति बड़ी खराब है। जो पुराने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे प्रेयर करेंगे। जैसे 5 वक्त की नमाज मुसलमानों में होती है, अच्छा वैसे यहूदियों की 3 वक्त की नमाज होती है। तो उनके भी 3 वक्त की प्रेयर होती है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी बिल्ली या हमारा कुत्ता तो हमारा बच्चा है, हम अपने पेट को बॉम्ब शेल्टर में रखेंगे। अब एक बेचारा यहूदी पादरी के तौर पर प्रेयर कर रहा है, दूसरी तरफ बिल्ली कुत्ते की आवाज आ रही है, तीसरी तरफ बच्चे खेल रहे हैं, चौथी तरफ डेटिंग चल रही है, और ये सब कुछ बेसमेंट में है, जमीन के नीचे है। जमीन के ऊपर की बात कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे जो वीडियो बना रहे होते हैं जब इंटरसेप्टर चल रहा होता है, तो कई लोग हैं जो डरे होते हैं, वो कहते हैं हम तो जैसे सायरन बजता है हम कांप जाते हैं। सायरन छोड़ो, अगर कोई हॉर्न की आवाज आती है, एम्बुलेंस पास से निकलती है तो फोबिया हो जाता है, हमें हमारे अंदर खौफ हो गया है। हमें रात को भी सायरन की आवाज तब भी सुनाई देती है जैसे फोन की घंटी होती है, जब फोन नहीं बज रहा होता। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे 1 शेकेल डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया है 30-32 रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में। वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लोग सड़क पर सो रहे हैं। यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब इंसान के पास काम नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, डिप्रेशन होगा, तो नशे में ज्यादा चले जाता है। जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन स्टडीज शुरू हो गई है, तो स्कूल्स बंद है, पीयर ग्रुप बंद है। तो अलग अलग तरह की एज ग्रुप में, अलग अलग तरह की सोसाइटीज में, अलग अलग तरह के शहरों में, अलग अलग तरह के लोगों पर युद्ध का अलग अलग ही असर पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन ये ज़रूर हमको ये एक चीज़ याद दिलाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलवेज़ थ्राइव फॉर नॉर्मैलिटी, कि कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो, इंसान थोड़ा-सा नॉर्मैलिटी की तरफ जाने की एक पॉइंट के बाद कोशिश कर रहा है। वो अपने जीवन को एक नॉर्मल स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अब ये तो चल ही रहा है, लेकिन हाउ फार वी विल बी इन द विसिनिटी ऑफ वॉर। थोड़ा-थोड़ा अपना ज़िंदगियों को आगे लेके चलना तो पड़ेगा ही, व्हिच इज़ इंस्पायरिंग एंड डिप्रेसिंग। हाँ, लेकिन इसमें जैसे एक महादेवी वर्मा की एक कविता है, वो बहुत प्यारी है, जो इस चीज को, जैसे आपने कहा कि न्यू नॉर्मल, जैसे तौरा में भी कहते हैं दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें महादेवी वर्मा कहती है कि धूल पूछ कांटे मत गनी, छाले मत सहला, जी। मत ठंडे संकल्पों को आंसुओं में तू बहा। तुझसे हो यदि अग्नि स्नान का प्रलय महोत्सव, तभी मरण के स्वाति गीत जीवन गाएगा। तो मृत्यु में भी जीवन का उत्साह हो सकता है। और हमारे यहाँ तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो भी पूरी हलवा बनता है, और जब किसी की 13वीं होती है तो भी पूरी हलवा बनता है। तो हमारे यहाँ तो उत्सव है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और वही न्यू नॉर्मल यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ जीवन रहे, शांति रहे, मानवता रहे, इसलिए शांति की उम्मीद ही हम युद्ध विराम की उम्मीद ही कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, एंड वी ऑलवेज़ होप फॉर दैट। ओके, तो सर वेरी लास्ट मैसेज आपका, क्योंकि आप हैं वॉर ज़ोन में, आप एकदम उस स्थिति में हैं जहाँ पे लोगों की टकटकी लगी है, निगाहें एकदम उधर ही उसी तरफ रुख कर रही हैं। उधर से जो लोग, मेरे जैसे लोग, जो आराम से अपने कंफर्टेबल अपने घर में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? पीपल अराउंड द वर्ल्ड हू आर सिटिंग कंफर्टेबल एट देयर होम एंड नाउ लिसनिंग टू यू, जो कि आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, आप क्या एक सीख जो देना चाहेंगे? देखो, इसमें मैं लास्ट में तो एक सारांश से ही खत्म करूंगा। लेकिन इसमें पता है क्या चीज है, यहाँ पे फौजी लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने चुनाव हैं, नवंबर में अमेरिका में है, अक्टूबर में यहाँ है। पजिश्कियान की अपनी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो चल रही है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है जो इन्हें पूरे करने हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। ये लोग लड़ रहे हैं, 3 देश लड़ रहे हैं, उसके साथ 8 देश आप गल्फ कंट्री के जोड़ दीजिए, जहां भी एक आध मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन आ जाता है। लेकिन बाकी दुनिया क्यों लड़ रही है? मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया दो फाड़ हो गई है। जैसे अपने ना कंफर्टेबली ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके कुछ दोस्त होंगे, वो कहेंगे यार ईरान जो मार रहा है क्या जबरदस्त मार रहा है, अंकल सैम तो मर ही जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे ईरान को खत्म ही हो जाना चाहिए। जो हम रिलीजियस डिवाइड देखते हैं या फिर आइडियोलॉजिकल डिवाइड देखते हैं, वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो कम से कम लोग जो लड़ रहे हैं उनके अलावा जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी आबादी है। वो इंडिया में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, एशिया में बैठे हैं। तो वो कम से कम शांति की बात करे, वो खीमेबाजी ना करे, वो अपने ड्राइंग रूम में, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने लिंक्डइन में एक डिबेट में ना फंसे कि लड़ाई हो रही है और हमें उसे जीतते हुए देखना है।
लड़ाई विनाश ही देगी। लड़ाई में कहते हैं कि कटते हुए सर नहीं, उठते हुए परचम देखे जाते हैं, तो बलिदान ही होंगे, शहादत ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और एक फ्रेज के साथ मैं खत्म करूंगा, ये पे आइडियोलॉजिकल वॉर भी है, सिविलाइजेशन वॉर भी है, जो कम से कम इस जगह नजर आती है। तो ये कहते हैं आदर्शों से आदर्श भिड़े, मतलब जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर रिलीजियस आइडियोलॉजी है, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पे टूट रही, मतलब डिबेट का पार्ट है। आपके ये सॉल्ट पॉइंट्स है, मेरे सॉल्ट पॉइंट्स है। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पे टूट रही, प्रतिमा लड़ती है प्रतिमा से, आइडियोलॉग्स, रिलीजन, धरती की किस्मत फूट रही। तो शीतलता की है राह हृदय, तू ये संतराप सुनाता चल, तू गीत प्रेम के गाता चल, तू गीत प्रेम के गाता चल। प्रेम रहे, शांति रहे, सद्भावना रहे। एक भारतीय के तौर पे हम यही अपील कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और एक्चुअली इतनी वॉर जोन की बात करने के बाद एक वो शांति वाला मैसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट था सर, सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस नोट पे इस मैसेज को लेके जाए कि वॉर जोन में हो रही है ठीक है, लेकिन वॉर अपने दिमाग में ना हो, अपने अंदर ना हो, हम ना बटे हों, हम कम से कम एक हों और उसी संदेश को हम जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। ओम दिस वॉज रियली शांति। इंसाइटफुल, knowledgeable content which we try to create it. Thank you so much for जो हम टीवी न्यूज़ पर देखते हैं शायद वो पूरा सच नहीं होता, उसके पीछे का बैकग्राउंड कई गुना अधिक होता है और हमने उसी पीछे के बैकग्राउंड को आगे लाने की कोशिश की है राहुल डब्बास सर के साथ। आई होप हम इसमें थोड़ी कोशिश में कामयाब हो पाए हों। इसी प्रॉमिस के साथ signing off this time, I Anubhi Dubey with a promise of bringing more knowledgeable and insightful content next time. Please like, share and subscribe to Brisha Samvad.